धोनी से आपका इंटरेक्शन हुआ, थाला-थाला लोग इतना पागल है जिस इंसान के पीछे, वो रियल में पर्सनैलिटी कैसी है? मैं नहीं, ऐसा हर कोई एक्साइटेड है। टीम में कितने भी लोग हैं, वो कितनी बार मिल चुके हैं, बट उनसे मिलना है। पूरे ग्राउंड पे ढूँढा कि वो पर्सन कहाँ खड़ा है। उनसे जब हाथ मिलाया तो मैंने 2 मिनट तक तो हाथ ही पकड़ के रखा। मैंने सोचा था इंदौर के लिए ही कुछ करूँगा, तो 1-2 साल ट्राई करा बट नहीं हो रहा था। बट क्या होता है ना कि जो भगवान होता है, वो सब चीज़ें आपके लिए बना के बना रखता के है। रखता है, उसके प्लान अलग ही होते हैं। अलग ही प्लान होते हैं तो और सामने बैट्समैन थे रजत पाटीदार। आपके घनिष्ठ मित्र। मेरा बचपन का फ्रेंड है और ये हमारा रिकॉर्ड रहा है कि जब मैं बॉल डालने आया हूँ, रजत ने पिटाई करी है। तो फ़ोन बैग में रखा हुआ था और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। 12 से 13 मिस कॉल थे, तो मैं डर गया था कि इतने मिस कॉल क्यों हैं। मैं घर पहुँचा तो दादी तो बैठे हुए थे बट मुझे मम्मी के पैर दिखे। तो वो बहुत शॉकिंग था, मतलब वो जो सीन देखा था मैंने फर्स्ट टाइम, कभी ऐसा देखा नहीं था। तो जब वो डुबकी मार रहा था, वो सीधे मेरे थाई में टकराया था। मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाया हुआ क्या है, कुछ टूटा है। और जब हॉस्पिटल पहुँचे तो न्यूज़ आई कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई है। और जैसे ही मैंने देखा कि मतलब मेरे नेक्स्ट जो सोफ़ा था, उसके पास में विराट कोहली धड़कन बैठे बड़ी हैं। होगी। बट जो खराब सिचुएशन में आपके साथ है, तो उससे ईमानदार कोई नहीं हो सकता। तो जो आरसीबी के फैंस हैं, उनका जो लॉयल्टी है, वो नेक्स्ट लेवल है। तो मेरा ड्रीम है कि अपनी कंट्री के लिए मैं काम करूँ। नमस्कार क्रिकेट वासियों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो आप सबके फेवरेट आईपीएल टीम आरसीबी के साइड आर्म बॉलर हैं। आप लोग सोच रहे होंगे साइड आर्म बॉलिंग होती क्या है, कैसे होती है, कैसे इसमें करियर बनाया जाए। यही सब इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं आरसीबी रोबोम स्पेशलिस्ट दीपेश शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिकेट की बैठक। एक मिनट दोस्तों, दो सरप्राइज़ हैं आप लोगों के लिए शो के एंड में, तो पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि वो सरप्राइज़ का मज़ा आप ले पाएँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट की बैठक में, इंडियाज़ फर्स्ट क्रिकेट एजुकेशन पॉडकास्ट। और ये पॉडकास्ट नॉर्मल पॉडकास्ट की तरह नहीं है बिल्कुल। इसमें आपको एजुकेशन, आपको लाइफ लर्निंग, आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने सुनने को मिलेंगी जो शायद आपने लाइफ में कभी पहले सुनी नहीं होंगी। आपको क्रिकेट का बिहाइंड द सीन देखने को मिलेगा। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनके साथ हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। और ये बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे, और आप सबके फेवरेट टीम के स्टाफ में से हैं। तो दीपेश भाई, स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। कैसा लग रहा है सबसे पहले तो आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है शो पे आके और काफ़ी पॉजिटिविटी है यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। थैंक यू सो मच। ये पूरी हमारी टीम की मेहनत है और ये सेटअप पूरा, मतलब इन लोगों के बिना हो नहीं पाता शायद। तो मैं चाहूँगा आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें, हमारी ऑडियंस जान पाए कि आप क्या करते हैं, क्योंकि बिहाइंड द सीन वाले लोग शायद सामने नहीं आ पाते हैं क्रिकेट वर्ल्ड में। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जिस तरह की मेहनत करते हैं, या एक प्लेयर को प्लेयर बनाने में जिस तरह का कोचिंग स्टाफ या एक टीम के स्टाफिंग वाले लोग जो रहते हैं वो मेहनत करते हैं, वो सामने आए। तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस को बताएं कि आप क्या हैं और क्या करते हैं। आई एम दीपेश शर्मा। मैं थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट हूँ और कुछ और नाम भी बोले जाते हैं, फ्लिकर, साइड आर्म स्पेशलिस्ट और थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट। मैं आईपीएल में आरसीबी के साथ काम करता हूँ और मेनली थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट जो होता है, वो जो टीम के बैट्समैन होते हैं उनको कॉन्फिडेंस देने का काम करता है। और आगे हम लोग और इस बारे में बात करेंगे। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन था और मैं बेसिकली इंदौर से बिलोंग करता हूँ। तो देखा दोस्तों, आपने आरसीबी सुन के आप सबके एकदम कान खड़े हो गए होंगे, है ना? बहुत एक्साइटमेंट आ रहा होगा कि क्या क्या कहानियाँ सुनने को मिलेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बहुत कुछ आने वाला है। तो दीपेश भाई, हम लोग आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। कैसे आपका इस फील्ड में आना हुआ, कहाँ से आपने शुरू किया क्रिकेट करियर? मेरी जर्नी एज ए क्रिकेटर इंदौर से चालू हुई है। मैं जब 15 इयर्स का था तो 2007 और 2006 से मैंने क्रिकेटिंग करियर स्टार्ट किया। पहले टेनिस बॉल क्रिकेट खेला करता था और जो मैं हम लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं खरगोन से, तो वहाँ पर क्रिकेट इतना नहीं था। जब मैं इंदौर आया तो क्रिकेट मैंने सीखा और उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम क्लब ज्वाइन किया। तो मैंने क्रिकेट ज्वाइन किया था विजय क्रिकेट क्लब। विजय क्रिकेट क्लब से मैंने क्रिकेटिंग करियर स्टार्ट किया और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो ये जर्नी जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। गर्मियों की छुट्टी थी
और क्या होता है ना, गर्मी की छुट्टियों में पेरेंट्स से हम लोग कुछ डिमांड करते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, वीडियो तो गेम्स ला दो या कुछ। हाँ, तो वही था कि हमारा जो मेन था कि हमने पापा को बोला था कि वीडियो गेम लाना है, ठीक है। तो फिर मेरा क्रिकेट का भी मन था कि मुझे क्लब ज्वाइन करना है, तो पापा ने, मेरे बड़े भैया और मुझे दोनों को कुछ पैसे दिए। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वीडियो गेम लेके आते हैं। तो दोनों ने मिलके वीडियो गेम खरीदा, बट कहीं ना कहीं अंदर वो क्रिकेट का पागलपन था। तो उसके बाद फिर मैंने भैया से बात करी कि मेरे को क्रिकेट खेलना है और क्लब ज्वाइन करना है। तो भैया के पास जो पॉकेट मनी थी, तो उन पैसों से उन्होंने मेरा क्लब में एडमिशन करवाया। अच्छा। और वही मेरे को क्लब में लेके गए, मेरा फॉर्म फिल किया। और फर्स्ट डे जो छोड़ने गए थे, भैया ही छोड़ने गए थे। हम लोगों के पास साइकिल थी, तो साइकिल से छोड़ने गए थे। और आज भी याद है, उन्होंने एक वाइट लोअर ला के दिया था मुझे। जैसे कि हम क्रिकेटिंग जो किट होता है, उसमें वाइट लोअर होता है, वाइट टी शर्ट था मेरे पास। तो भैया ने वो परचेस करके मुझे फर्स्ट टाइम ज्वाइन करवाया था। तो ये स्पेशल मेमोरी थी क्योंकि आप भैया का ज़िक्र करें, मतलब भैया की वजह से आप इस हाँ, फील्ड में आ पाए। मतलब क्रिकेट में अगर आज मैं कुछ भी अचीव कर पाया हूँ और जहाँ भी हूँ, वो मेरे बड़े भैया का काम है। मतलब उन्होंने ही सब कुछ किया है। फिर आगे कैसे आप इसमें आपने ग्रो किया? और जब मैंने फर्स्ट टाइम क्लब ज्वाइन किया था, फर्स्ट डे था मेरा। तो हम लोग देखते हैं क्लब में, मैं कभी लेदर बॉल से नहीं खेला था, कभी भी हाथ में भी नहीं लिया था बॉल मैंने। फर्स्ट डे था, सेमी सर्कल में कैचिंग हो रहा था। तो कैचिंग करवा रहे थे हमारे जो कोच हैं, उनके बड़े बेटे ही क्या हुआ, कैचिंग करवा रहे थे। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने कैच लिया, तो सेमी सर्कल में क्या होता है कि सबसे कॉर्नर पे मैं ही खड़ा था, तो मैंने एक अच्छा सा डाइविंग कैच पकड़ा। तो उन्होंने पूछा कि पहले कैसे खेलते थे क्या। तो मैंने बोला नहीं, ये मेरा फर्स्ट डे। तो एक वो जो इम्प्रेशन था, इम्पैक्ट था मेरा, वो एक अच्छे फील्डर की तरह हुआ। तो फिर वहाँ से क्या होता है कि जब आप हाईलाइट हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं कोचेस के पास वो रिपोर्ट जाती है। तो बताया, मेरा मेनली था कि मैं विकेट कीपर बैट्समैन बनूँ। पर ये विकेट कीपर बैट्समैन बनने का जो थॉट है, ये मसल मेमोरी में या ब्रेन में आपको कब आया कि यार हाँ मुझे यही करना है? अ, ये ऐसा था कि जब मैं मैचेस देखता था, तो उस टाइम पे ऐसा था कि कीपर का जो काम है, वो मेनली सबसे इम्पोर्टेंट होता है विकेट के पीछे। और मैं फील्डर, मतलब टेनिस बॉल में काफ़ी अच्छी फील्डिंग करता था। तो मेरे को लगा था कि कीपिंग में मैं शायद बहुत अच्छा कर अच्छा कर पाऊँगा। पाओ। तो मैंने सोचा था कि मैं विकेट कीपर बैट्समैन बनूंगा। बट जब क्लब गया, तो क्या होता है कि आपके दोस्त होते हैं आपके आसपास। तो मेरा एक फ्रेंड था, वो विकेट कीपर बैट्समैन था। तो उसने बोला कि यार विकेट कीपिंग करके तू क्या करेगा, तू लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग करता है, तो वो स्टार्ट कर। तो मैंने पहले दिन नेट्स पे जब बॉल डाला, तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की डिमांड ज़्यादा आज भी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा बॉल डाल रहा था मैं, तो वो पहला दिन था। और वहाँ से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज ए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के लिए। पर आपको ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन जो बनना था आपको, तो कोई इंस्पिरेशन था धोनी सर को देख के ही फॉलो धोनी की? किया था कि बड़े बड़े बाल, विकेट कीपिंग अलग स्टाइल था। तो ऐसा लगा था कि विकेट कीपिंग करना चाहिए, तो एक इंस्पिरेशन थी मेरे लिए स्टार्ट करने के लिए। और फिर आप बाद में धोनी से मिले भी, वो उस पर हम बाद में आएंगे दोस्तों। अंडर 15 हम लोग जब पहले बात कर रहे थे, तो अंडर 15 का आपने एक इंसिडेंट बताया था जिसमें आप कैंप में गए थे आई थिंक। अंडर 15 का गवर्नमेंट की साइड से उस टाइम स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर, आई थिंक सो यही नाम है, इस भोपाल में। तो उन लोगों ने ट्रायल ऑर्गेनाइज़ किए थे इंदौर में। तो वो जब ट्रायल्स हुए थे, तो वहाँ पर मैंने अच्छा बॉल डाला था। तो ट्रायल्स में काफ़ी लोग आते हैं, तो उसमें से मैं सिलेक्ट हुआ था भोपाल के लिए। इंदौर के सारे बच्चों का ट्रायल हुआ, वहाँ से मैं भोपाल के लिए सिलेक्ट हुआ। फिर हम लोग भोपाल ट्रायल देने गए थे। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि ऐसा हुआ था कि वो ट्रायल में जब मैं सिलेक्ट हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने भोपाल जाने के लिए मतलब घर वालों को मना कर दिया था। बट पापा ने बोला कि तेरे को जाना चाहिए अगर सिलेक्ट हुआ है तो। सेम डे जिस दिन भोपाल जाना था, उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि नहीं जाऊँगा। पर पापा ने बोला कि तेरे को भोपाल जाना चाहिए ट्रायल देने के लिए। तो पापा मुझे लेके गए भोपाल, वो खुद भी 2 दिन वहाँ रुके। तो जो वहाँ पे सिलेक्टर थे, वो इंडियन क्रिकेटर जेपी यादव ओह। वो थे। तो उन्होंने वहाँ ट्रायल ली और वहाँ पे मैं सिलेक्ट हुआ। और वहाँ पर 1 महीने का कैंप था, भोपाल में कुछ 20 डेज़ का था। तो वो कैंप में हम लोगों को काफ़ी सीखने को मिला। फिर उसके बाद हम लोग जो सिलेक्ट हो चुके थे, उन लोगों को चेन्नई लेके गए थे। एक और कैंप था वहाँ पर। तो एक घूमने के हिसाब से भी, और एमआरएफ पेस एकेडमी जो काफ़ी हाँ, फेमस है। एमआरएफ पेस फाउंडेशन जो हाँ, पहले पेसर्स के लिए हाँ। पेसर्स को फाउंड करने के वहाँ लिए पर आया था। जो डेनिस लिली वो हेड कोच थे। तो वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी टिप्स मिला। तो वहाँ पर कुछ जितने भी फास्ट बॉलर थे, तो उस टाइम पे इरफान पठान और श्रीसंत दोनों आए हुए थे। तो आप तो मैस्मराइज हो गए होंगे क्योंकि हाँ, वो टाइम पे उन प्लेयर्स से मिलना या उन्हें देखना ही बहुत बड़ी बात होती थी। मैंने फर्स्ट टाइम किसी इंटरनेशनल प्लेयर को देखा था उस टाइम पे।
और इरफान पठान लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, श्रीसंत भी बहुत अच्छा बॉल डाल रहे थे उस टाइम पे। तो जब वहाँ पे गए तो फर्स्ट टाइम प्लेयर्स को देखा कि वो लोग कैसे हार्ड वर्क करते हैं। तो वहाँ पर जो कैंप था वो काफ़ी यूज़फुल था। मतलब ये होता था कि हमारे पेस फाउंडेशन जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम लोग जा पाते हैं। हाँ, जैसे मुनफ पटेल भी शायद वहीं से बॉलर बन के आए थे। तो आपने जब फर्स्ट टाइम इरफान या श्रीशांत को देखा तो उनसे कुछ इंटरेक्शन हुआ या उनसे कुछ टिप्स मिली? हाँ, मतलब जब मैंने इरफान पठान से पूछा था बॉलिंग के बारे में तो काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई थी। उन्होंने मेनली मुझे बेसिक्स पे काम करने के लिए बोला था कि लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलर होता है कि क्या उसके बेसिक्स होते हैं। उन्होंने कुछ टिप्स भी दी थी तो उसको मैंने इंदौर आके फॉलो किया था। तो मेनली उन्होंने बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था। फोकस किया था? हाँ, तो जब मैं वहाँ से आया था तो एक इंदौर में आने के बाद एक अलग नाम चल रहा था, क्योंकि हमारे पेस फाउंडेशन जो होता है वहाँ जाना बहुत बड़ी बात हाँ, होती है। तो वहाँ जाके आया था तो पेपर में भी न्यूज़ आई थी, पहली बार अपना नाम पेपर में देखा तो अच्छा लगा था। अच्छा लगा था। तो दीपेश भाई का नाम जो निकनेम है वो मोनू है, तो हम लोग यूजुअली मोनू भैया करके बात करते हैं। तो मोनू भाई, मेरे को आप ये बताइए, उसके बाद वहाँ से आने के बाद आपने क्रिकेट को कंटिन्यू किया या आपने ड्रॉप कर दिया था? मैं जब वहाँ से आया था तो क्रिकेट को मैंने कंटिन्यू किया था और उसके बाद में थोड़ा सा ब्रेक हुआ था मेरे क्रिकेट को। मैं जब मेरा पढ़ाई कंप्लीट हुआ था ग्रेजुएशन, और उसके बाद में कुछ फैमिली इशू थे, फैमिली प्रॉब्लम्स आई थी। तो क्रिकेट 1 से डेढ़ साल के लिए वहाँ पर थोड़ा मैंने बंद कर दिया था। पर उसका कोई स्पेसिफिक रीज़न? 1 से डेढ़ साल क्रिकेट छोड़ना मतलब जो चीज़ आप दिन रात जिसके लिए जी रहे हो वो चीज़ छोड़ना? मतलब ये इंसिडेंट हुआ था 12 अक्टूबर की बात होगी और संडे का दिन था शायद उस दिन, और मैं ग्राउंड गया हुआ था प्रैक्टिस के लिए। और फ़ोन क्या होता था कि बैग में रखते थे, तो फ़ोन बैग में रखा हुआ था और हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैंने जब फ़ोन निकाला तो उसमें करीब 12 से 13 मिस कॉल थे। तो मैं डर गया था कि इतने मिस कॉल क्यों हैं। जब बात करी तो जो भी हमारे नेबर होते हैं उन्होंने बताया कि घर पे प्रॉब्लम हुआ है तो आप घर आ जाओ जल्दी। तो उस टाइम साइकिल होती थी, तो जितनी जल्दी हो सकता था मैं घर पहुंचा। तो घर पहुंचने के बाद एक्चुअली उस टाइम दादी भी थे घर पे, तो मुझे लगा दादी को कुछ हुआ होगा। तो फिर जब मैं घर पहुंचा तो दादी तो बैठे हुए थे, बट मुझे मम्मी के पैर दिखे किचन में। तो वो बहुत शॉकिंग था। मतलब वो जो सीन देखा था मैंने फर्स्ट टाइम, कभी ऐसा देखा नहीं था। तो देखा तो उस टाइम समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है। हाँ। तो वैसे ही फिर एम्बुलेंस से ही हम लोग मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए। तो उस टाइम तो मुझे वर्ड पैरालिसिस का मतलब भी नहीं पता था क्या होता है। तो फिर डॉक्टर्स ने जो भी सिचुएशन थी वो बताई, सब कुछ बताया। तो उसके बाद फिर चीज़ें थोड़े टाइम के लिए ख़राब हुई, फिर धीरे धीरे करके सब बेटर आपके होने बड़े लगा। भैया उस टाइम नहीं थे इंदौर में? उस टाइम बड़े भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वो पुणे में रहते थे। तो उनका आना पॉसिबल नहीं था इतना शॉर्ट नोटिस पे, तो वो नेक्स्ट डे आए थे। तो आपका 1 डेढ़ साल जब गैप रहा तो उसके बाद आपको फिर क्या क्या मोटिवेशन था जिसने आपको वापस ग्राउंड पे भेजा? मतलब ये था कि मैं उस टाइम पे इंदौर डिवीज़न के लिए बहुत ट्राई कर रहा था। सीनियर डिवीज़न हमारे एज ग्रुप के बाद जो होता है क्रिकेट, वो होता है सीनियर डिवीज़न। तो वो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी, मतलब मेरे को ऐसा था कि क्रिकेट में कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है। तो मैंने अदर डिवीज़न के लिए कभी सोचा नहीं था। मैंने सोचा था इंदौर के लिए कुछ करूँगा, तो 1-2 साल ट्राई करा बट नहीं हो रहा था। तो क्या होता है ना, कई बार चीज़ें अपने आप बदलती है, मतलब हमारे हाथों में नहीं होता है। मैं कंटिन्यू कैम्प कर रहा था और उसके बाद में फिर एक दिन जब अंडर 23 का टूर्नामेंट होने वाला था तो इंदौर की टीम में मैं सेलेक्ट होने वाला था। मतलब ऑलमोस्ट मेरा नाम, मुझे आ लग रहा था कि मुझे आ 15 में मैं जाएगा। रहूँगा 15 मेंबर्स में। बट क्या होता है ना कि जो भगवान होता है वो सब चीज़ें आपके लिए बना के बना रखता के है। रखता है, उसके प्लान अलग ही होते हैं। अलग ही प्लान होते हैं। तो मैं शिव जी को बहुत मानता हूँ, बहुत ज़्यादा। तो ये भी बोल सकता हूँ कि उस टाइम शायद मेरी सोच छोटी थी। भगवान से मैंने एक ही चीज़ मांगी थी, भगवान मेरे को कहीं से भी सीनियर डिवीज़न खिला दो, कि मैं बस एक मौका मिल जाए। तो क्या होता है ना कि मुझे आज भी याद है कि अंडर 23 का कैंप का ब्रेक हुआ था और एंड हो रहा था, मतलब कैंप ख़त्म हो रहा था। मैंने फ़ोन निकाला तो उसमें 2 मिस कॉल थे और वो मेरे सीनियर के थे। सचिन धोलपुरे है, मेरे कोच भी हैं वो। तो उन्होंने जो बहुत, आईसीएल में खेल हाँ, चुके हैं और रणजी ट्रॉफी भी एमपी से खेल चुके हैं। काफ़ी अच्छा किया है इन्होंने क्रिकेट में। इंडिया ए के लिए भी खेले हैं, आईसीएल खेले हैं। हाँ। तो उनके मिस कॉल थे और वो उज्जैन डिवीज़न के कैप्टन थे उस टाइम पे। तो उनका कॉल आता है कि मोनू तेरे को सीनियर डिवीज़न और अंडर 23 उज्जैन से खेलना है,
क्योंकि हमको एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए। मतलब ये अमूमन होता नहीं है, और वो मैं शॉक था कि वो चीज़ कैसे हुई, क्योंकि मैंने ना कभी किसी से बात करी थी, उनका कॉल आता है, तो फिर मैंने बोला हाँ भैया मैं खेलूँगा। तो फिर मेरा उज्जैन में सिलेक्शन होता है अंडर 23 टूर्नामेंट में, तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया। उसके बाद मैं सीनियर डिवीज़न के लिए वो लोग मुझे सिलेक्ट करते हैं। तो अब क्या होता है ना कि मैं इंदौर छोड़ कर जा रहा हूँ। मैंने वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेला था। मतलब क्या होता है ना, हाँ, अभी तक आपने रेड बॉल ही खेला था। रेड बॉल ही खेलता, वाइट बॉल पहली बार मैं खेल रहा हूँ, वो भी एमपी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है डोमेस्टिक लेवल हाँ पे, हाँ जो हाँ। 10 डिवीज़न 12 डिवीज़न जो भी होते हैं उनके बीच में वाइट बॉल क्रिकेट स्टार्ट होता है। और उज्जैन कभी भी वो ट्रॉफी नहीं जीता था, जितने भी ईयर्स, शायद वो 12 साल या और भी ज़्यादा साल से चल रहा था वो टूर्नामेंट, कभी नहीं जीता था। और हम भी खेल रहे थे बस वो टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट में मेरा काफ़ी अच्छा बॉलिंग हुआ, और हम लोगों ने जो सेमीफाइनल मैच है वो रीवा के अगेंस्ट जीता था। मतलब ऑलमोस्ट वो मैच हम हार गए थे। हमें करीब 30 या 40 रन चाहिए थे, और 9 विकेट हो गए थे। अरे बाप रे। और वहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं पैड्स करके बैठा हूँ, और अब क्या होता है ना कि आप जब नई टीम ज्वाइन करते हो तो आप ज़्यादा बोलते नहीं हो, आप चुप चुप रहते हो। हाँ, हेजिटेशन रहता ही है थोड़ा सा। हाँ, तो मैं जब बैठा हुआ था, तो मुझे लगा था मेरा बैटिंग चांस आएगा तो कोच मुझे इन्फॉर्म कर देगा या कोई प्लेयर करेगा। तो उन लोगों को मैच में वो बहुत टेंशन में थे, तो ध्यान नहीं रहा। तो मेरे जो नीचे बैट्समैन जाने वाला था वो मेरे से पहले चले गया। तो जब उन्होंने पलट के देखा तो बोले तू बैटिंग पे नहीं गया, ये जा रहा है नेक्स्ट। मैंने भैया आपने बोला ही नहीं। तो लास्ट विकेट है और 30 या 40 रन चाहिए। और हम जब और कितने ओवर्स बचे थे? ओवर्स काफ़ी बचे थे, और सामने बॉलर जो रीवा टीम है वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। ईश्वर भैया उस टाइम पे ईश्वर थे। पांडे, फास्ट बॉलिंग अटैक में ईश्वर पांडे थे, और उदित बिरला, वो भी आईपीएल खेले हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे बड़े प्लेयर्स थे। तो वहाँ पर जब मैं बैटिंग करने गया तो हम लोग को 30 या 40 रन चाहिए थे बस। लास्ट विकेट है। लास्ट विकेट था, तो मेरे साथ जो बैट्समैन था वो बैटिंग कर रहा था, उसने बोला कि बस तू खड़े रहना। तो मैंने बोला यार मैं भी रन बना सकता हूँ। तो बोला नहीं बस तू खड़ा रह, मैं कर दूंगा क्योंकि मैं सेट हूँ। मैंने ठीक है तू सेट है तो तू रन बनाना। तो वहाँ से वो मैच इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, पर वो मैच हम दोनों ने वहाँ से जिता दिया। जिता दिया। तो हम पहली बार फाइनल में पहुंचे थे उज्जैन डिवीज़न। तो एक अलग ही न्यूज़ थी वो इंदौर में, कि उज्जैन डिवीज़न फाइनल में पहुंचा है। बट ये था कि इंदौर डिवीज़न फाइनल में पहुंच चुका था, तो मैच होना था उज्जैन डिवीज़न से। तो सबका ये था कि मैच हार जाएगी उज्जैन, क्योंकि इंदौर की टीम में 9 रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे उस टाइम पे। हाँ, और मोस्टली प्लेयर्स इंदौर से ही थे उस टाइम हाँ, पे। और हमारी टीम में अंडरडॉग्स माना जाता था, कोई बड़ा प्लेयर नहीं था उस टाइम पे। सचिन धोलपुरे थे, वही टीम को लेके चल रहे थे, वही कैप्टन थे। तो जब हम फाइनल में पहुंचे तो वो मैच आज मतलब मुझे हमेशा याद रहेगा। और इंदौर से कौन कौन खेल रहा था उस टाइम पे? इंदौर से उस टाइम रजत पाटीदार, वेंकटेश अय्यर, अंकित दाणे, सारांश जैन, मीर इरवानी, निखिल सावके, और नमन भैया थे। नहीं नमन ओझा नहीं थे उस नमन टाइम ओझा। पे। और ये काफ़ी बड़े नाम हैं तो आज के ये टाइम पे। हाँ, सारे आईपीएल के नाम हैं, आप लोगों ने सुने ही होंगे दोस्तों। तो 9 रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स के सामने आप लोगों की टीम पहले ही अंडर कॉन्फिडेंट होगी कि नहीं? कॉन्फिडेंस अच्छा खासा था। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं थे और अंडर भी नहीं थे। हम लोगों को था कि मैच खेलना है, अच्छा मैच खेलना अच्छा है। मैच खेलना हाँ, पॉजिटिव थे सब लोग। बट वो स्टार्ट पॉजिटिव नहीं हुआ था मैच का। है। हम लोग टॉस हारे, इंदौर ने बॉलिंग लिया। उस टाइम थोड़ा सा सुबह के टाइम पे मैच में आपको पता ही होगा कि बॉलर्स को हेल्प करता है। हेल्प कर। तो जब उन लोगों ने बॉलिंग करना स्टार्ट किया तो हमारा स्कोर हुआ था 10 रन्स 4 विकेट्स। 4 विकेट। हाँ, हम लोग बैटिंग कर रहे थे। तो यहाँ से मैच ऑलमोस्ट ऐसा था कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो वो मैच में एक स्टार प्लेयर आता है फिर, आशुतोष शर्मा। ओ, तो आशुतोष शर्मा उज्जैन डिवीजन से खेल रहा था उस टाइम हाँ, पे। उस टाइम पे ओके उज्जैन डिवीज़न से खेलता था, वो रतलाम से बिलोंग करता है तो डिवीज़न उसमें ही आता है। ओके ओके। तो वहाँ पर आशु ने और कोई बैट्समैन साथ में थे, पार्टनरशिप करी, तो आशुतोष ने वहाँ पे शतक बनाया। मतलब ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पर हम लोग मैच बहुत जल्दी ख़त्म हो सकता था। तो वहाँ पर आशु ने काफ़ी अच्छा बैटिंग किया। तो हम लोगों ने 40 ओवर्स में 206 टारगेट सेट किया, और हम लोग 10 ओवर पहले ऑल आउट हो गए। और उसके बाद जब हम ड्रेसिंग रूम में आते तो आपको पता ही होता है कि जो मैनेजमेंट होता है, मैं कोचिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैनेजमेंट जो होता है, तो बहुत टेंशन में थे कि क्या है 10 ओवर और बैटिंग कर सकते थे, मैच यहाँ से और आगे ले जा सकते थे। तो एक क्या होता है ना कि नेगेटिविटी आ रही थी। तो वहाँ से हम सब प्लेयर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग ग्राउंड पे जा रहे हैं, वहीं वार्म अप करेंगे और डायरेक्ट ग्राउंड पे चले जाएंगे।
हम लोग ये था कि एक अंदर से था कि ये मैच शायद ही जीत पाएंगे हम लोग, ऐसा क्योंकि लगता इंदौर है। बहुत बड़ा नाम था, हाँ। मतलब, और इतने सारे प्लेयर्स जो ऑलरेडी रणजी और ट्रॉफी में खेल रहे हैं। हाँ, तो फिर जब बॉलिंग स्टार्ट होता है तो बॉलिंग में ही स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ओवर अच्छा गया और सामने बैट्समैन थे रजत पाटीदार, आपके घनिष्ठ मित्र। मेरा बचपन का फ्रेंड है। और ये हमारा रिकॉर्ड रहा है कि जब जब मैं बॉल डालने आया हूँ रजत ने पिटाई करी है। मतलब रजत शुरू से ही टैलेंटेड रहा है। बहुत टैलेंटेड था। जब वो उसने क्रिकेट 6 या 7 ईयर्स का था जब स्टार्ट कर दिया था, और काफ़ी अच्छा बैटिंग करता था। वो छोटा था जब से ही। तो जब वो सामने आता है तो मुझे लगा था कि आज तक कभी इसको आउट किया नहीं है मैंने लाइफ में। तो पहला ओवर मैंने डाला था तो शायद 1 या 2 रन दिए थे। उसके बाद जब मैं अपने नेक्स्ट ओवर में आया तो वहाँ पर 1 विकेट का चांस बना था, बट कैच ड्रॉप हो गया। फिर रजत का कैच था वो। रजत का कैच ड्रॉप हुआ। उसके बाद लास्ट बॉल थी मेरे सेकेंड ओवर की, तो वहाँ पे मैंने रजत को आउट किया अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम। तो मतलब मैंने उसको थोड़ा सा कंटिन्यू मैडन ओवर जा रहे थे, मैंने शायद पहला मैडन डाला था और दूसरे में भी रन नहीं आए थे। तो ऐसा ही हुआ कि वहाँ से रजत का विकेट आया और मैंने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। मतलब पूरे स्टेडियम में आवाज़ गूंज रही थी, तो बोले इतना क्यों चिल्ला रहा है तू। मैंने यार फर्स्ट टाइम आउट किया है। हाँ, वो खुशी अलग ही होती है। हाँ, तो मैच काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से ऐसा लग रहा था कि मैच हम लोग जीत सकते हैं, क्योंकि 10 ओवर में काफ़ी कम रन दिए थे। जब मुझे याद है आज भी, तो हम लोगों ने 22 ओवर्स में 40 रन दिए थे बस, और 2 विकेट हो गए होंगे। तो वहाँ से ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, मैच अभी पकड़ में है। बट विकेट होने के बाद जब वेंकटेश अय्यर और अंकित दाणे बैटिंग कर रहे थे तो उन लोगों ने काफ़ी फास्ट रन बनाए। तो उनका स्कोर हो गया था 30 ओवर्स में अराउंड 130 कुछ हुआ होगा। फिर वो कंटिन्यू मैच को करते रहे तो 35 ओवर्स हुए थे। तो मैच ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था ख़त्म है। उन्होंने 150 रन कर दिए थे। तो वहाँ पे फिर जो हमारे कैप्टन हैं उन्होंने मुझे बॉलिंग के लिए बुलाया। तो मैं अपना फील्ड सेट कर रहा था, तो उन्होंने जो मेरा फील्ड सेट था उसका अपोजिट कर दिया। तो मैंने बोला भैया ये तो फिर मैंने ठीक है आप जैसा बोल रहे हो वैसा फॉलो करते। तो वहाँ से अंकित दाणे का विकेट आता है, मैंने उन्हें आउट तो किया। मतलब उनका डिसीजन सही रहा। हाँ, तो उन्होंने बैट्समैन को इनवाइट किया था मारने के लिए, शॉट्स मारने के लिए। वो थोड़ा सा अटैकिंग मोड पे थे। तो वहाँ से अंकित दाणे का विकेट आता है और उसके बाद में फिर मैच एकदम चेंज होता है। वेंकटेश खेल रहा था उस टाइम पर। वेंकटेश खेल रहा था। वेंकटेश भी उसके बाद आउट होता है। तो वहाँ से वो मैच इंटरेस्टिंग होता है। और मैं जिस पोजीशन पे फील्डिंग कर रहा था, मैं थर्ड मैन पे लगा था, और ये मैच होलकर स्टेडियम में हो रहा था। तो मेरे पीछे ट्रॉफी रखी हुई थी। तो चांस बन रहे थे और जा रहे थे, क्योंकि रन्स रुक भी रहे थे और आ भी रहे थे। तो ऐसा हुआ कि फिर कई बार लग रहा था कि ट्रॉफी हाथ में आ रही है और जा रही है। तो फिर मैच जब थोड़ा सा लग रहा था कि हम लोग जीत जाएंगे, तो वहाँ पर एक ओवर आता है जिसमें मिहिर हिरवानी काफ़ी रन्स आ गए थे। तो लास्ट के 2 ओवर बचे थे, और वहाँ पर कुछ 6 और 7 रन चाहिए थे। तो लास्ट ओवर मुझे ही डालना था। तो मेरा ये था कि लास्ट ओवर तक मैच या तो ख़त्म हो जाए, हम जीत जाएं, मुझे डालना ना पड़े, क्योंकि मैच बहुत क्लोज हो गया बहुत था। क्लोज हो गया था। और फिर मिहिर ने फर्स्ट बॉल पे ही अच्छा शॉट मारा, और मैं नीचे बैठ गया, मुझे लगा ये 6 है। बहुत अच्छा शॉट मारा था, बट वो क्या बोलते हैं ना, किस्मत हम लोगों के साथ थी। तो बाउंड्री पे आउट हो गया, और वहाँ से वो मैच हम लोग टर्न हो गया। टर्न हो गया और हम लोग मैच जीत गए। लास्ट विकेट था वो। ओह। और उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि उज्जैन डिवीज़न इंदौर डिवीज़न को हरा के, किसी और को नहीं, इंदौर डिवीज़न को हराया, मतलब कि आपने एक रणजी ट्रॉफी टीम को हरा दिया है। बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात है मतलब। और मैं इंदौर छोड़ के गया था, और मेरा उस मैच में स्पेल, जहाँ तक मैंने लास्ट टाइम एनालिसिस देखा था, तो 8 ओवर में मैंने 8 रन और 4 मेडन और 2 विकेट लिए थे। तो फिर फाइनली आपने इंदौर को हरा दिया उस मैच में। हाँ, मतलब वो काफ़ी बड़ी चीज़ थी, काफ़ी बड़ी चीज़ अचीव करी थी हम लोगों ने। फर्स्ट टाइम उज्जैन डिवीज़न कोई भी ट्रॉफी जीता था उस टाइम पे। तो महांकल बाबा आपके साथ थे, हाँ, और उनका वो डिसीजन भी सही रहा। बहुत अच्छा। तो वही था कि आपकी सोच जो होती है ना, वो आपको बनाती है। तो मेरी उस टाइम सोच छोटी थी। तो जो मुझे चाहिए था, वो मेहनत भी होती है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी भगवान से मांगो तो मिलता है। अगर आप उस चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे हो तो ही वो चीज़ मिलती है। तो वो काफ़ी अच्छा लगा था उस टाइम, काफ़ी पॉजिटिविटी थी। तो क्रिकेट भी अच्छा चल रहा था उस टाइम पे। बट एक समय क्या होता है ना कि फिर एज का क्राइटेरिया होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो वहाँ से फिर मुझे वो क्रिकेट उसके बाद 1-2 साल और मैं खेला था। बट उसके बाद फिर वहाँ से फिर सोचा कि लाइफ में आगे क्या करना है। बट ये था कि क्रिकेट में ही कुछ करना है।
तो मेरा जो क्वालिफ़िकेशन है, मेरे पास 2 बैचलर और एक मास्टर डिग्री है। मैंने बैचलर भी स्पोर्ट्स में ही किया है, बैचलर इन फिज़िकल एजुकेशन, और मास्टर्स भी उसी में किया है। तो ये था कि स्पोर्ट्स में ही कुछ आगे करना और स्पेशली क्रिकेट में ही कुछ करना है। पर वो एक हमेशा एक रिग्रेट रहता है ना कि यार क्रिकेट छूट रहा है, हुँ, करना तो क्रिकेट के लिए है, हाँ। लेकिन क्रिकेट छूट रहा है हाथों से। तो वो कैसे हैंडल किया? क्योंकि बहुत बुरा लगता है जब क्रिकेट दूर जा रहा होता है आँखों से, अगर आप खेल रहे हो, रेगुलर खेल रहे हो। तो वही होता है कि जो क्रिकेटर होता है उसके अंदर से क्रिकेट तो कभी नहीं जाता है। वो कहीं न हाँ, कहीं वो क्रिकेट अंदर रहता है और आप हाँ। कुछ न कुछ करते रहते हो, बट उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। तो मैंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को और फिर मैं कोचिंग फ़ील्ड में आगे गया, क्रिकेट कोचिंग फ़ील्ड में। वो ऐसा बोलते हैं ना कि आप तो क्रिकेट छोड़ देते हो, क्रिकेट आपको नहीं छोड़ता है। हाँ, वो कहीं न कहीं आपके पीछे रहता ही है और क्रिकेट में आपने जो मेहनत करी है और अगर आप उस फ़ील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, तो वो आपको क्रिकेट दे के जाता है। फिर आगे कैसे आपने मतलब कोचिंग में स्टार्ट किया आपने अपना करियर? आपने स्कूल में कोचिंग करना स्टार्ट किया था पहले शायद? तो जब मैंने अपना बैचलर कंप्लीट किया था, बीकॉम कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने बैचलर इन फिज़िकल एजुकेशन में एडमिशन लिया था। तब मैंने स्पोर्ट्स टीचर का जॉब स्टार्ट किया था। तो फिर वहाँ से ऐसा लगा था कि अब इसी फील्ड में आगे जाना है, क्योंकि बैचलर डिग्री करने के बाद थोड़ा-सा दिख रहा था स्कोप कि क्या मैं इसमें कर सकता हूँ। तो वहाँ मैंने फर्स्ट टाइम जॉब किया था। बट फिर जब मास्टर्स स्टार्ट करने वाला था, तो फिर मैंने जॉब स्किप कर दिया था, छोड़ दिया था। तो आपने क्रिकेट पूरी तरह से ड्रॉप कर दिया था। अब हाँ। आप किसी भी क्लब या जब तक मैं फर्स्ट टाइम जॉब कर रहा था, बैचलर्स कंप्लीट होने वाला था, तब मैं क्रिकेट साथ में खेल रहा था। वो उज्जैन डिवीज़न वाला जो मैंने मैच बताया, वो मैंने जॉब करते हुए और बैचलर करते हुए वो साथ में तो आपने किया इतना था। सब मैनेज करते हुए हाँ, खेला सब कुछ साथ में चल रहा था। जॉब भी चल रहा था, ग्रेजुएशन भी चल रहा था और क्रिकेट भी चल रहा था। और फिर कैसे आगे कंटिन्यू किया आपने जॉब के साथ में फिर? फिर जब मैं मास्टर्स करने वाला था, तो फिर मैंने क्रिकेट में थोड़ा-सा कहीं न कहीं कम ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई का लोड रहता है, बट मुझे कॉलेज से अच्छा सपोर्ट मिला था। मैं मास्टर्स जब कर रहा था फिज़िकल एजुकेशन में, तो डॉक्टर दीपक मेहता सर थे, एचओडी थे जो कि फिज़िकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के। तो उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी मेरी जब मैं क्रिकेट खेल रहा था साथ में अदर डिवीज़न में। तो वो छुट्टी का जो आप लेते हैं, लीव लेते हैं, आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा-सा मुझे हेल्प मिल गया था। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता था, बट थोड़ा-सा लेट दे पाता था मैं। तो सर ने काफ़ी हेल्प किया और सर को भी लगता था कि क्रिकेट है मेरे अंदर। तो फिर आपने जॉब स्विच किया वहाँ से फिर? फिर जब मेरा मास्टर्स कंप्लीट होने वाला था, तो क्रिकेट मेरा ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। मतलब ये था कि अब जॉब आगे करना है। तो फिर मास्टर्स कंप्लीट होने के बाद मैंने स्कूल जॉइन किया था धार में। मतलब क्या होता है ना कि फैकल्टी के पास वैकेंसीज आती है, तो जो एलिजिबल होता है, जो बच्चा कर सकता है वहाँ पे जॉब, तो वो रिकमेंड करते हैं। तो धार का स्कूल मुझे मिला था, तो वहाँ पर मैंने जॉब करा था। बट क्या हो रहा था कि धार टू इंदौर रोज़ डेली अप डाउन, वो काफ़ी हेक्टिक था और इंदौर से जो कनेक्शंस थे स्पोर्ट्स क्रिकेट को लेके, वो कट हो रहे थे। तो मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं जॉब करूँगा तो इंदौर में ही करूँगा। और मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अगर वहाँ जॉब कर लेता, तो मैं क्रिकेट की जो मेरी जर्नी स्टार्ट होने वाली थी वो नहीं हो पाती, क्योंकि मैं अपने आप को ग्रो नहीं कर पाता। तो वहाँ से मैंने फिर ये डिसीजन लिया कि मैं वापस इंदौर आ रहा हूँ, इंदौर में ही जॉब करूँगा और साथ में फिर जो भी क्रिकेट का कोचिंग है, जो भी चीज़ है, मैं वो करूँगा। कंटिन्यू करूँगा उसके हाँ। साथ में। तो आपने कॉलेज से भी क्रिकेट खेला यूनिवर्सिटी से जब आप एजुकेशन में थे? जब मैं बैचलर कर रहा था बीकॉम, तब मैं 1 साल यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेला था। देन उसके बाद जब मैंने बैचलर कंप्लीट करने के बाद बैचलर फिज़िकल एजुकेशन में स्टार्ट किया था, तो मैं उस साल सिलेक्ट नहीं हुआ था। फिर जब मैं मास्टर्स करने डीईवी आया था, तो मैंने 2 साल कंटिन्यू यूनिवर्सिटी क्रिकेट खेला और वहाँ पर भी ऐसा हुआ था कि यूनिवर्सिटी क्रिकेट में मैं 1 साल कैप्टन रहा और उसके बाद जो लास्ट ईयर था मेरा फाइनल, तो उस टाइम पे यूनिवर्सिटी क्रिकेट में सबसे बड़ी ट्रॉफ़ी होती है विजय ट्रॉफ़ी। विजी ट्रॉफी। हाँ, जिसको मुंबई में रणजी ट्रॉफ़ी के बराबर ही काउंट किया जाता है। तो जो मेरा लास्ट ईयर था, उस साल मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था क्रिकेट में। विकेट्स भी लिए थे मैं और बैटिंग में रन्स भी करे थे। तो मेरा चांस था कि मैं विजय ट्रॉफ़ी में सिलेक्ट होऊँगा। बट अनफॉर्चुनेटली पहले न्यूज़ आती है कि मैं नहीं हुआ हूँ सिलेक्ट और आज हम लोग इंदौर में बैठे हैं और कल विजय ट्रॉफ़ी का मैच स्टार्ट होने वाला है मुंबई में। तो जब मैं इंदौर में था, तो ऑलमोस्ट उस दिन में मैं शायद किसी मैच में खेल रहा था, तो मुझे मतलब
मेरी वाइफ, उस टाइम तो शादी नहीं हुई थी, तो मेरी वाइफ ने बोला था, जब गर्लफ्रेंड हुआ करती थी कि आपका मतलब सिलेक्शन होगा। मैंने यार कैसे पॉसिबल है, कल मैच है, आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कहीं चलते हैं, तो हम लोग हिंकारगिरी गए थे, एयरपोर्ट के जस्ट पास होता हाँ, है। तो गोमट गिरी एयरपोर्ट के हम लोग पास। बैठे हुए थे, हाँ गोमट गिरी शायद। हुँ, तो हम लोग बैठे हुए थे, तो वहीं फ़्लाइट टेक ऑफ कर रही थी, लैंड कर रही थी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता तो आज मैं भी इस फ्लाइट में मैं होता भी है। इस फ्लाइट में होता और मुंबई जा रहा होता। तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं था फ़ोन में। बट क्या होता है ना कि वो नेटवर्क जितना भी आया उसमें कॉल आता है, और वो कॉल होता है दीपक मेहता सर का, ओह! कि दीपेश तू कहाँ है। मैंने बताया कि सर मैं मैच खेल के अभी बस, उनको तो बता नहीं सकता था हाँ, कहाँ हाँ, हूँ। हाँ, कि गर्लफ्रेंड के साथ में हूँ। हाँ, तो फ़ोन आता है कि दीपेश तेरा सिलेक्शन हुआ है विजय ट्रॉफी के लिए, तो तेरे को आज के आज मुंबई के लिए निकलना है। तो तो सेम डे सेम फ्लाइट डे, से जाना था आपको? हाँ से, क्योंकि पहुँच वैसे ही पाता, बस से आता तो लेट हो जाता मैच के लिए। हुँ, तो मैंने उसी टाइम भैया को कॉल किया। तो भैया को कॉल करा तो उन्होंने बोला कि तू घर पहुँच, टिकट वगैरह सब मैं मैनेज करता हूँ। तो उन्होंने उसी टाइम फ़्लाइट का टिकट बुक किया, और वहाँ से जहाँ हम थे वहाँ से घर पहुँचने में 45 मिनट्स लगते हैं। मैं घर पहुँचा और पहले जो भी क्रिकेट की चीज़ थी सब बैग में डाली और मैं निकल गया मुंबई के लिए। नए मतलब उसी दिन 1 घंटे में मैं मुंबई पहुँच गया, और नेक्स्ट डे मैच था, तो वहाँ पर खिलाया नहीं मुझे मैच, वो अलग बात है। बट एक लेकिन वो, आपने जो सोचा था, या अब जो आपकी वाइफ़ हैं, हाँ, उन्होंने जो मोटिवेशन दिया था, जो होप दी थी, हाँ, वो सही हुआ? बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा वाइफ़ के बारे में बताता हूँ। हम लोग सेम फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं। मतलब मैं मास्टर्स में और वो बैचलर में। तो वो वहाँ से हमारा बातचीत स्टार्ट हुई, और फिर वो चीज़ें आगे बढ़ी, और उसके बाद फिर वो चीज़ें कंटिन्यू चलती रही। तो सेम कॉलेज में थे, तो कॉलेज में भी किसी को पता नहीं पड़ा कि क्या चल रहा है, काफ़ी टाइम बाद पता पड़ा। तो फिर वो जर्नी चलती रही, और फिर हमने लंबा टाइम स्पेंड किया साथ में, और फिर शादी हुई हम लोगों की। तो चलो अच्छा है, शादी फाइनली शादी अच्छे से हो गई। मतलब ये था कि शादी करूँगा तो इसी लड़की से। ये भी तो भोले बाबा ने ये भी देखा ना, लड़का हाँ, इतना ईमानदार है, तो लड़की अच्छी मिलनी चाहिए। मुझसे ज़्यादा अच्छी वो है। तो आप विजी ट्रॉफी में नहीं खेले, फिर आप वापस आ गए। हाँ, बट वहाँ पर विजय ट्रॉफी में काफ़ी बड़े प्लेयर्स आते हैं, जो अभी कहीं न कहीं करंट में आईपीएल में और अपने स्टेट के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं। फिर वहाँ से आने के बाद आपने कंटिन्यू किया वापस? हाँ, वहाँ से कंटिन्यू किया। फिर क्या हुआ कि फिर जॉब मुझे करना था कहीं न कहीं पे, क्योंकि बाकी चीज़ें भी साथ में चल रही थी। तो मैंने फिर पहले क्रिकेट अकेडमी जॉइन करी, अमय खुराना सर की। एक किसी क्रिकेट एकेडमी है इंदौर में, तो वहाँ पर मैंने जॉब स्टार्ट किया था। तो वो जॉब करते करते फिर मुझे एक स्कूल से ऑफ़र आया था, और मैंने कोई इंटरव्यू वगैरह कुछ भी वहाँ अप्लाई भी नहीं किया था, वहाँ से मुझे ऑफ़र आया था। तो वहाँ पर फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट किया, और मैंने वहाँ पर करीब 5 साल जॉब किया। तो ये जो स्कूल में जॉब करना और फिर वहाँ से एकेडमी जाना और फिर वापस अपना रूटीन फॉलो करना और साथ में क्रिकेट भी खेलना, तो इतना सब आपने इतने साल तक लगातार किया? हाँ, मतलब मेरा जो स्कूल और जो क्रिकेट एकेडमी वाला जर्नी है बहुत मतलब वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा होता था कि मैनेजमेंट स्किल सीखी, सब चीज़ों को मैनेज करना। कई बार फ्रस्ट्रेट भी होता था, गुस्सा भी आता था, निकालता भी था। पर स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखा देता है लाइफ में। बहुत, मतलब कि वहाँ से जो मैंने वो टाइम स्पेंड किया है, स्कूल एकेडमी और ये सब चीज़ें, उस कारण आज जब मैं कहीं भी काम करने जाता हूँ तो मेरे लिए बहुत वो ईज़ी होता है काम करना, क्योंकि इतना काम कर रखा है तो ऊपर जाके ऐसा लगता है कि यहाँ पर कम काम है। तो बात वही होती है कि अगर आपने रूट लेवल पर अगर हार्ड वर्क किया है तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने फर्स्ट टाइम जब फ्लाइट में ट्रैवल किया था, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बेसिकली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे एक सपना ही होता है फ़्लाइट में ट्रैवल करना, और मैं पहला इंसान था जिसने फ़्लाइट में ट्रैवल किया था। और वो क्रिकेट टूर था हमारा, जब मैं कॉलेज में था, मास्टर्स कर रहा था, तो हम लोग लखनऊ खेलने जाने वाले थे। तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था, सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। रात में मैं ये सोच रहा था कि कैसा होता है फ़्लाइट में। तो काफ़ी वो अच्छा एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम ट्रैवल करना। अ, एक मैच था जिसमें आप शायद नेक्स्ट डे जाने वाले थे और एक दिन पहले कुछ सेम डे। सेम डे कुछ हुआ था।
वो मतलब क्या था? मैं जब मास्टर्स कर रहा था फिज़िकल एजुकेशन में, तो हमारे यहाँ इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो स्कूल में सॉरी कॉलेज में कंपटीशन था कबड्डी का। और उस दिन मैंने मना कर दिया था खेलने से, क्योंकि मुझे पता था मैच है तो नहीं खेलूँगा। तो थोड़ा सा फोर्स किया कि खेल लो, ज़्यादा कुछ करना मत, खड़े रहना। तो हमारा मैच जिस भी हाउस से था उसमें मेरा एक जूनियर हुआ करता था। तो वो भी क्रिकेटर था, खेलता था वो। तो वो सामने वाली टीम में था, तो मैं कबड्डी का मैच खेल रहा था, तो मैं नॉर्मल था, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं था। तो क्या हुआ कि जब सामने वाली टीम रेड करने आती है, तो वो रेड करने वही मेरा जूनियर आया था। तो वो जब रेड करने आया, तो रेड करके वो जा रहा था। तो मेरा भी कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं उसे रोकूं। तो क्या हुआ था कि जब एक मोमेंट आ जाता है कि आप पूरी टीम उसको पकड़ने जाती है, तो उस पकड़ने में मैं भी था। तो क्या होता है कि कबड्डी में एक स्किल होती है डुबकी मार के निकलना। तो जब वो डुबकी मार रहा था, तो वो सीधे मेरे थाई में टकराया था, राइट वाली थाई में। उसका जो हेड था वो सीधे मेरे पैर में टकराया। तो जब वो पैर में इतना ज़ोर से टकराया कि मुझे इतना ज़्यादा पेन हुआ कि मैं समझ ही नहीं पाया हुआ क्या है। बट मुझे एक आवाज़ ज़रूर आई थी उस टाइम पे कि कुछ टूटा है। और जैसे ही मैंने उसको पकड़ा, तो हम लोगों ने उसको पकड़ के बाहर कर दिया। तो बोला सर कि मैं खड़े नहीं हो पा रहा हूँ। तो उस टाइम उस दिन ठंड बहुत थी। तो मुझे लगा शायद ठंड के कारण उसको कुछ हुआ है। और मैं भी इतना ज़्यादा पेन में था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट देखा कि वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। बोल रहा था कि मेरी लोअर बॉडी रिएक्ट नहीं कर पा रही है। तो जब उसको हॉस्पिटल लेके गए, और मैं मैच के लिए चले गया था, मुझे लग रहा था कि कुछ हो गया है। मतलब पूरा मैच के टाइम भी यही दिमाग में चलता रहा। और जब हॉस्पिटल पहुँचे, तो न्यूज़ आई कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई है। तो मैं मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गया था कि किसी लड़के का करियर मेरे कारण ख़राब हो गया है। और मैं उस टाइम पे कंटिन्यू मतलब 4-5 दिन तो रोता ही रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था वो मेरी वजह से हुआ है। बट सबने समझाया कि ये तो गेम का एक पार्ट है, आपने इंटेंशनली कुछ नहीं किया है। तो मैं करीब 2-3 महीने डिप्रेशन में रहा। और वो बच्चा जो था मेरा जूनियर, वो बेड पे रहा पूरे टाइम पे। आप मिलने जाते थे उससे? मैं एक ही बार मिलने गया था, क्योंकि आपकी हिम्मत नहीं हो रही मैं थी? हिम्मत नहीं कर पा रहा था उसको देखने के लिए। तो उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक वो बेड पे रहा। और 1 से 1.5 साल बाद वो इतना मतलब था, उसके अंदर विल पावर थी, उसको जीना था। तो उसने अपने यूट्यूब पे एक चैनल भी बनाया था, वो कंटिन्यू कुछ कुछ ना कुछ डालते रहता था। तो बट थोड़े दिन बाद न्यूज़ आती है कि उसकी डेथ हो गई है। उसने जितना भी वो कर सकता था करा, एफर्ट डाले, वो बेटर होते जा रहा था। कोशिश की थी उसने? हाँ, बट जब स्पाइनल कॉर्ड में अगर कुछ होता है, तो आप नहीं कुछ कर सकते हो। तो वो इंसिडेंट ने मतलब मुझे एक तरीके से, मैंने उसके बाद से मतलब कबड्डी में कभी, मैं सबको ये एडवाइस करता हूँ कि आप अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो तो ध्यान रखो। बहुत सेफ्टी से खेलो। तो वो इंसिडेंट ऐसा था जिसके कारण मैं काफ़ी परेशान हो गया था। और मुझे बहुत आज तक मतलब बुरा लगता है उस चीज़ का। बहुत मतलब उसको भुलाने में टाइम लग गया उस इंसिडेंट को। और इसी कारण मतलब आप फैमिली से जाके मिले थे उस टाइम? हाँ, उसके पापा मम्मी से मैं जब हॉस्पिटल में तभी मिला था। क्या रिएक्शन था उन लोगों का? मतलब ब्लैंक थे वो लोग भी, और मैं भी। मतलब मैं तो इस सिचुएशन में था नहीं कि मैं क्या बोलूँ। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा था, बस मैं देख के आ गया था। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कभी उसके पास जाने की। अ, हम थोड़ा नॉर्मल करते हैं। तो अ, आपकी यहाँ तक की जर्नी तो हमें समझ में आई, लेकिन आरसीबी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? वहाँ एकदम ये हम आप इस ज़ोन में हो, आप रेगुलर अकेडमी जा रहे हो, कोचिंग दे रहे हो, फिटनेस ट्रेनिंग करवा रहे हो। उसके बाद आरसीबी से कैसे आपका जुड़ना हुआ? या ये थ्रो डाउन आपके लाइफ में कैसा आया, या कैसे ये आपको इंस्पायर किया किस चीज़ ने, जिससे आप थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट बन गए फिर बाद में? मतलब अगर देखा जाए, आरसीबी की जर्नी से पहले एक और जर्नी थी। मतलब मैं जब कोचिंग में आया था, क्रिकेट कोचिंग में, तो मेरा यही था कि मुझे कुछ करना है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है जिससे मैं आगे ग्रो करूँ। क्रिकेट से जुड़ा रहूँ। हाँ, तो मैंने काफ़ी चीज़ें देखी थी क्रिकेट में, बहुत सारे कोर्सेज़ होते हैं, सब कुछ होता था। मैं ट्राई भी कर रहा था। और लोगों से थोड़ा सा एडवाइस भी ली थी, बट वो क्या होता है कि वो उतना प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया। तो ये जो थ्रो डाउन की जर्नी है, ये स्टार्ट होती है कि मैं एकेडमी में था। और ऐसे ही बच्चे लोग आपस में प्रैक्टिस करते थे साइड आर्म से। तो साइड आर्म से मैंने सोचा कि रखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि एक बार बॉल डाल के देखता हूँ, ट्राई करके कि हम मैं फेंक पाता हूँ कि नहीं, उससे बॉल रिलीज़ कर पाता हूँ कि नहीं, क्योंकि वो रिलीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम जब उस साइड आर्म को हाथ में लिया और बॉल डाला, तो पहला ही बॉल मेरा सही जगह पे गिरा। तो
क्या होता है ना कि आपके पास कोई चीज़ आती है तो आपको लग जाता है कि यार ये चीज़ मेरे लिए बनी है। तो उस दिन वो मुझे फ़ील आ गया था फर्स्ट टाइम जब मैंने साइड आर्म को हाथ में लिया था। तो मैंने उसी दिन कंटिन्यू काफ़ी बॉल्स डाले और फिर वो रेगुलर हो गया मेरा। मतलब मैं घर पे होता था तो मुझे रहता था कि नहीं अकेडमी जाके मुझे ये करना है रोज़। तो मैं रोज़ जाके बच्चों को बॉल फिट करता था और फिर मैंने अपना खुद का साइड आर्म ऑर्डर खरीद लिया। किया। अ, हम और हमारे जितने भी ऑडियंस हैं, हमारे जो क्रिकेट वासी हैं, वो सब जानना चाहेंगे कि ये जो स्टिक है, साइड आर्म स्टिक, ये होती कैसे है और इसको इसे आप कैसे यूज़ करते हैं? थोड़ा-सा आ, अगर आप बता पाएँ तो? ये साइड आर्म स्टिक होता है, ठीक है? और इससे बॉल फिट किया जाता है। जब भी बैट्समैन को जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जो उसे काम करना होता है, यहाँ पर बॉल फिट होता है और उसके बाद में फिर बॉल को डाला जाता है। तो इसमें अलग-अलग नंबर्स होते हैं, वो आगे हम लोग बात करेंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है। तो मेनली दिखने में इस तरीके से होता है और इससे बॉल डाला जाता है। तो बेसिकली आपकी लाइफ़ एक इस छोटी सी स्टिक ने 360 पलट दी। बिल्कुल। मतलब साइड आर्म का जो जर्नी है मेरा, मतलब पूरा लाइफ चेंजिंग है। तो जब मैंने साइड आर्म करना स्टार्ट किया था तो काफ़ी मतलब ये था कि थोड़ा-सा ये हाईलाइट हो रहा था, ठीक है? जैसे कि टीम इंडिया में साइड आर्म स्पेशलिस्ट हैं, एक श्रीलंकन है जो कि इंडियन टीम अपने साथ रखती है, रघु सर हैं। तो ये लोग साइड आर्म का यूज़ करते थे। तो जब मैंने करना स्टार्ट किया तो काफ़ी आसपास के जो लोग होते थे वो भी बताते थे इस चीज़ के बारे में। तो मैंने इसके बारे में काफ़ी सर्च किया कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे यूज़ होता है, किस टीम के पास कौन-कौन साइड आर्म स्पेशलिस्ट है। मैंने वीडियोज़ देखना चालू किए, तो कुछ भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी। हाँ, क्योंकि ये इस बारे में शायद बहुत क्रिकेट से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं या जो क्रिकेट पसंद करते देखना या जो खेले भी हैं, उन्हें शायद उतनी नॉलेज नहीं है या इंटरनेट पे भी इसके बारे में उस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, मतलब जैसे क्या होता है कि आप जब कोई भी चीज़ नहीं सीखते हैं तो आप उसके बारे में लर्न करने की कोशिश करते हो। तो आजकल सोशल मीडिया पे और कहीं न कहीं आपको कुछ न कुछ मिल जाता है। बट ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसी को कैसे सिखाया जाए या कैसे सीखा जाए। तो उसके पर लिए हमारी ऑडियंस जान पाएगी अब कि साइड आर्म होता क्या है और कैसे इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर क्या होता है ना कि आप कंटिन्यू जब कोई चीज़ को करते हो तो आप सीखते जाते हो, आपके मसल मेमोरी में वो चीज़ आती जाती है। तो वहीं से फिर वो नई-नई चीज़ें मैंने स्टार्ट करी और ये जब जर्नी मेरी स्टार्ट हुई तो काफ़ी लोगों ने बोला, मैंने लोगों से पूछा भी कि इसमें कैसे आगे बढ़ते, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। और कई लोगों का ये था कि ये ऐसी चीज़ है कि कंधा ख़राब हो जाता है। तो मैंने उस चीज़ को पॉज़िटिव लिया कि कंधा ख़राब कैसे होगा? अगर मैं हार्ड वर्क करता हूँ, मैं प्रॉपर एक्सरसाइज करता हूँ, मोबिलिटी करता हूँ, ठीक है? मैं प्रॉपर टेक्निक के साथ फेंकूँगा तो कैसे हो सकता है? तो कई नेगेटिव पॉइंट्स के साथ मैं पॉज़िटिव गया हुँ, और वो चीज़ कंटिन्यू करता रहा मैं। हुँ। और इसमें आपने ऐसा उस टाइम पे आपको दिमाग में आया था कि यार इसमें मेरा करियर बन सकता है या बनाया जा सकता है? या नहीं आप एक आपको एक चीज़ मिल गई थी और आप उसको लेकर कंटिन्यू थे कि यार मुझे ये मिल गया है स्टिक, इससे मैं कुछ तो करूँगा लाइफ़ में? मतलब शुरू में तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि कुछ आइडिया नहीं था। बट जैसे-जैसे टाइम चलता गया, तो फिर मैंने देखा कि टीम अपने साथ क्रिकेट टीम्स जितनी भी है स्टेट लेवल पे, आईपीएल में, इंटरनेशनल लेवल पे, ये अपने साथ कैरी करती है साइड आर्म स्पेशलिस्ट। तो फिर मेरा एक ड्रीम था कि मैं कहीं न कहीं बड़ी टीमों के साथ मतलब मेरा ये ड्रीम था कि मैं आईपीएल या इंडियन टीम के साथ काम करूँ। तो वो एक बस दिमाग में वो चीज़ मैंने रखी थी और कंटिन्यू बस मेहनत करता रहा, हार्ड वर्क। बस ये था कि करना है, अब वो कैसे करना है मुझे कुछ नहीं पता था। तो जब मैंने ये करना स्टार्ट किया था, तो मैंने रजत को कॉल किया था कि मैंने ये करना स्टार्ट किया तो एक बार तू मेरा सेशन लेके देख कि जब भी तू फ्री हो। तो मैंने उससे बात करी, फिर वो जब भी फ्री हो रहा था क्योंकि कंटिन्यू इनका क्रिकेटिंग जो सीज़न रहता है वो बहुत लंबा चलता है। तो जब भी उसे टाइम मिला, तो कॉल आया, फिर मैं उसको सेशन देने गया था। तो जब मैंने फर्स्ट डे उसको सेशन दिया तो उसने क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चीज़ें देख चुका था, तो मैंने पूछा उससे कि मैं क्या इसमें भी और अच्छा कर सकता हूँ। तो जो भी उसने टिप्स दी थी मुझे कि अभी मेरा साइड आर्म मैं हल्का सा बॉल को रोल करता हूँ। नॉर्मली जैसे हम हाथ से बॉल डालते हैं तो हाथ हमारा ऐसा चलना चाहिए बॉल पे इस तरीके से। तो मेरा साइड आर्म हल्का सा रोल हो रहा था, तो मेरा बॉल में वो स्विंग नहीं था। तो नेक्स्ट डे वापस हम उसको फर्स्ट डे मेरा सेशन अच्छा लगा। तो नेक्स्ट डे जब मैं उसके पास गया तो मैं पहले 1 घंटे पहले अकेडमी गया। वहाँ पर मैंने उसने जो भी करेक्शन बताया था उस पे काम किया और फिर उसके पास गया। तो फिर मैंने उसको बॉल फिट किया तो मेरा बॉल स्विंग होना चालू हो गया था। तो आपने नेक्स्ट डे करेक्शन कर लिया हाँ, था? नेक्स्ट डे मतलब ये था कि अगर कोई ने बताया तो उसको करना है करेक्ट कैसे भी करके।
तो जब मैं उसके पास गया तो उसने बोला कि आज तेरा बॉल बेटर आ रहा था, तो मुझे वहाँ से एक होप दिखी कि इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर क्या होता है कि जब किसी प्लेयर को आप उसकी जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बॉल फिट करते हो, उसकी प्रैक्टिस करवाते हो, तो उसको उसकी वैल्यू समझ में आती है और वो आपको फिर नेक्स्ट टाइम बुलाता है। तो ऐसा हुआ कि फिर मैं कंटिन्यू रैयत के साथ में सेशन करते रहा। जब भी उसको प्रैक्टिस सेशन चाहिए होता था तो मैं उसके पास जाता था। तो फिर वो ऐसे करके कंटिन्यू फिर इंदौर में सब लोग, क्योंकि रजत पाटीदार बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम मतलब एमपी में भी और पूरे इंडिया है में। इंडिया में भी, तो जब देखा कि रजत और पाटीदार आरसीबी फैंस के लिए तो बहुत ही बड़ा नाम है। बहुत बड़ा नाम तो है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो फिर वहाँ से कंटिन्यू फिर काफ़ी लोगों ने सेशंस लेना स्टार्ट किए। वेंकटेश को भी मैंने सेशन दिया है, रजत, और उसके बाद में जितने भी डोमेस्टिक लेवल पर जो प्लेयर्स हैं, तो कंटिन्यू मेरा सेशन चलता रहता था सबके साथ में। तो ये स्टिक आरसीबी तक कैसे ले गई वो हम सब जानना चाहेंगे। मतलब आप आरसीबी में कैसे जुड़े, कैसी आपकी चीज़ें आरसीबी तक पहुंची, कैसे उन्होंने आपको बुलाया। तो जो मेरा जर्नी है, क्या होता है ना कि आप सोशल मीडिया पे भी वीडियोस डालता था मैं कंटिन्यू, तो वहाँ पर मैंने वीडियो डाले थे और मेरे वीडियो कहीं ना कहीं से आरसीबी तक पहुँचे। तो एक ट्रायल के लिए उन लोगों ने मुझे मुंबई बुलाया था, कैंप के लिए, मतलब बेसिकली प्री कैंप के प्री लिए, कैंप के लिए। जहाँ पर ऑक्शन के पहले जो प्लेयर्स को वो लेना चाहते हैं या जिनका ट्रायल लेना है, तो ऐसे प्री कैंप होते हैं। तो वहाँ पर मुझे कॉल आया था। तो फिर मैं जब फर्स्ट टाइम कॉल आया, तो वो जो मेरे लिए मोमेंट था काफ़ी, मतलब मैं जिस चीज़ के लिए सपना देखता था, तो जब वो मैसेज आपको रिसीव होता है, तो उस टाइम काफ़ी इमोशनल हो गया था मैं। तो क्या होता है कि जब आप इन टीमों के लिए आपको कोई बुलाता है, तो मैनेजमेंट में जो भी लोग होते हैं वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और वही आपके लिए टिकट्स वगैरह सब कुछ बुक करते हैं। करेक्ट करेक्ट। मुझे नहीं पता था। हाँ। तो जब उनका कॉल आता है, तो उन्होंने पूछा था कि दीपेश, आपका ट्रैवलिंग का कैसा क्या है, कौन सी डेट्स पे आप आ रहे हो, जैसे जो भी कैंप है उसके एक दिन पहले आपको जाना पड़ता है, तो आप कैसे आओगे, बाय रोड आओगे बाय फ्लाइट आओगे। तो उनका पूछने का था कि हम हाँ लोग बुक कर रहे हैं कि आपको कैसे आना। तो हम मुझे लगा कि शायद मुझे जाना होगा, तो मैं बोल रहा था कि मैं सर आ जाऊँगा, ये कर लूँगा वो कर लूँगा, मतलब मेरा ये था कि बस मैं जाना पहुंच है। जाऊं कैसे हाँ, भी। तो मैंने उनको पहले तो मना कर दिया फ़ोन करके कि मैं बाय रोड आ जाऊँगा। वो टिकट्स बुक करने का बोल रहे थे, तो मैंने मना कर दिया, मुझे लगा पता नहीं क्या है। तो आपने फिर सोचा ये फ्लाइट फ्री की नहीं लेनी है, ये हाँ, खुद से करूंगा। तो फिर मैंने सोचा कि इतना पूछ रहे तो एक बार मैं वापस बात करता हूँ। मैंने वापस कॉल किया, तो उन्होंने बोला था कि सर टिकट्स वगैरह आपके हम करेंगे और आपको आना है बस। तो फिर उन्होंने जब मेरा फ़्लाइट का टिकट बुक किया मुंबई के लिए, तो आपको पूरी तरह से यकीन हो गया होगा। हाँ, तो फिर हम लोग मुंबई गए और फर्स्ट टाइम हम लोग ताज में रुके थे, ताज वेस्ट एंड, एंड्स लैंड मुंबई में जो है, वहाँ पे हम लोग रुके थे। फर्स्ट टाइम इतने बड़े होटल में। फर्स्ट टाइम देखा था इतना बड़ा होटल, नहीं ये क्या है। तो ये जो एक्सपीरियंस था बहुत, मतलब यही था कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ कहीं ना कहीं अब आ रहे हैं, सही सामने डायरेक्शन दिख में रहा जा था, रहा है। हाँ। हाँ, तो फिर फर्स्ट डे प्री कैंप का कैसा था, आप ग्राउंड पे गए। जो फर्स्ट टाइम था मेरा प्री कैंप का, मतलब सब बड़े बड़े प्लेयर्स जिनको हम लोग टीवी में देखते थे, कौन कौन थे, मतलब हम लोग नाम जानना वहाँ पर चाहेंगे। सिद्धार्थ कौल, करण शर्मा, करण शर्मा। रजत पाटीदार, तो आपका दोस्त भी उसी कैंप पे था। हाँ, और दिनेश कार्तिक सेकंड कैंप में आए थे। और अभी बड़े नाम जो थे अवेलेबल थे उस टाइम पे ये लोग थे, तो ये प्लेयर्स थे वहाँ पर, अनुज रावत, महिपाल लोमरूर, ये सभी प्लेयर्स को हम लोगों ने टीवी में देखा था और फर्स्ट टाइम मैंने इन लोगों को सामने देखा। तो शुरू में थोड़ा सा लग रहा था, हेजिटेशन था चीज़ों को लेके, बात करने को लेके, बट ये जो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं ये बहुत कंफर्टेबल करवा देते हैं आपको, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ नॉर्मल रहते हैं, बहुत अच्छा नेचर होता है सबका। तो जो एक्सपीरियंस था पहले दिन जब ग्राउंड पे गया, आरसीबी की जर्सी प्रैक्टिस के लिए पहनने को दी, तो वो फर्स्ट टाइम जर्सी। और जो फर्स्ट टाइम मैंने जर्सी पहनी थी वो फ़ोटो आज भी मेरे पास है, और वो मतलब बहुत अलग फीलिंग था, बहुत अलग। और जब मैं फर्स्ट टाइम जब बॉल डालने गया तो मेरे सामने जो बैट्समैन था वो था रजत पाटीदार, जहाँ से मेरा ये जर्नी मतलब एक स्टार्ट तरीके हुआ से था, जिसको स्टार्ट आपने हुआ। फर्स्ट टाइम एज अ किसी बड़े प्रोफेशन, प्लेयर को मैंने बॉल हाँ, डाला था, और वही सामने था। वही सामने था। तो थोड़ा सा रहता है, और रजत ने मुझे ये भी बोला था कि देखना बीमर मत मार देना पहला बॉल। तो और आप डर गए होंगे। तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा नीचे गया था, मैंने बोला यार
इतना बड़ा प्लेयर, सब लोग खड़े हैं, कोचेस खड़े हैं। तो फिर मैंने ठीक है यार, जो मेहनत करी है देखा जाएगा। तो मैंने पहला ही बॉल डाला तो मेरा पहला बॉल जगह पे गिरा और स्पीड भी अच्छा खासा जनरेट किया था। पहली बॉल में मेरा स्पीड 158 अराउंड था। मतलब मुझे नहीं पता था कि कि वो, इतना स्पीड होगा। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि उस दिन मैंने बॉल जो डाला वो कैसे इतना तेज चलेगा नहीं पता पड़ा। सब कुछ चल रहा था बहुत अच्छा। नहीं, वो फिर इतने इतने टाइम से जो आप प्रैक्टिस कर रहे थे वो उसी का नतीजा था कि वो वहाँ ग्राउंड पे दिखा। फिर उसके बाद वहाँ पर वो कैंप कंटिन्यू चला, तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे फील्ड प्लेसमेंट भी करवाया, सब कुछ करवाया। वो देखना होता है कि आप साइड आर्म पे कितना कंट्रोल है आपका, आप जहाँ बॉल फिट करने जाते हैं वहाँ गिरता है कि नहीं। तो कैंप मेरा बहुत अच्छा गया था, फर्स्ट कैंप। तो ये फर्स्ट गेम आपका कंप्लीट हुआ, और ये कितने दिन का कैंप था ये? ये 3 दिन का कैंप था। तो आप तीसरे दिन आपको वापस भेज दिया। हाँ, थर्ड जब डे ख़त्म हुआ तो उसी दिन हम लोगों को मुंबई से वापस इंदौर के लिए निकलना था। तो उस टाइम कुछ भी ऐसा फीडबैक नहीं मिला था, बस ये था कि मैंने खुद पूछा था कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने बताया कि अच्छा कर रहे हो। तो ऐसा लगा था कि वो जर्नी शायद वहीं ख़त्म हो गई है। फिर उसके बाद जब सेकंड कैंप में गया तो वहाँ पे दिनेश कार्तिक थे, तो उनको काफ़ी मैंने बॉल डाला। तो पर फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा दिनेश First time। कार्तिक से, शायद इससे पहले आपका इंटरेक्शन हुआ ही नहीं था कभी। हुआ था हुआ इंटरेक्शन था। जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, जब मैं अंडर 17 था, अंडर 17 अंडर ओके 18। ओके ओके। तो रणजी ट्रॉफी के मैच होते थे तो वो आए थे वहाँ पर खेलने के लिए, तो फर्स्ट टाइम उनको देखा था। तो फिर वहाँ पर पहली बार किसी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ काम करने का मौका मिला, उनको बॉल डाला। तो फिर उस कैंप में भी काफ़ी अच्छा रहा मेरा। उस कैंप को जब लास्ट डे चल रहा था एंड, तो फाइनली हमारे जो स्काउटिंग टीम के हेड हैं उन्होंने मुझे बोला कि दीपेश, इस साल हमने तुमको लिया है। मतलब एक तरीके से जो बोलते हैं कि आपको बोल दिया गया था, बट कंफर्मेशन उस टाइम भी नहीं था। ओके ओके ओके, मतलब वर्बली बोला था। वर्बली बोला ऑफिशियली था, आपके पास हाँ। कुछ ऑफिशियली कुछ भी नहीं था। तो जब मैं वापस आ चुका था तो काफ़ी टाइम तक कोई मतलब ऑफिशियली कुछ आया नहीं था, तो मैं बहुत टेंशन में था, पता नहीं क्या होगा क्या होगा। तो 1 जनवरी की बात है। अच्छा, डेट याद है आपको हाँ, प्रॉपर? 1 जनवरी, ऐसी चीज़ें तो याद रहेगी क्योंकि लाइफ चेंज होती है वहाँ से। तो 1 जनवरी की बात है, मैं मंदिर गया था। तो यही था कि भगवान जो करके आ गए हो अब सब आपके हाथ में है, अब क्या होना है। मतलब कुछ भी अभी तक आया नहीं मैसेज। तो मैं स्टेडियम में था, MPCA होलकर स्टेडियम में। तो वहाँ पर फिर एक क्या होता है ना, उस टाइम पे जब भी आपका मोबाइल कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको लगता है वही आया वही है। आया। तो जब वो नोटिफिकेशन आती है तो उसमें लिखा था, जो भी था, सेंड योर डिटेल्स। तो तब जाके ऑफिशियली मुझे लगा कि हाँ, मतलब हूँ, अब मैं इस टीम का अब पार्ट हूँ। हूँ। तो वो होने के बाद में फिर उसके बाद एक और कैंप हुआ था, थर्ड कैंप, जिसमें कि ऑलमोस्ट सभी लोग थे, जो प्लेयर्स अवेलेबल थे RCB के लिए। तो कैंप लगा था। तो फिर वहाँ पर भी अच्छा रहा था एक्सपीरियंस। और वहाँ से वापस आने के बाद जब मैं घर आ गया था तो IPL को शायद 1 महीना बचा था जब मैं घर पे था। तो ऐसा था कि कब डेट आए या कोई मैसेज आए कि आपको इस डेट पे आना है। तो बहुत वेट था उस चीज़ का। फिर जब मैं घर पे था तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि एक दिन नेटवर्क इशू आ रहा था इंदौर में, और मेरे पास जो भी सिम थी जिस भी कंपनी की, तो उसमें इशू था पूरे इंदौर में। तो मैंने उसी दिन नया सिम परचेज़ किया ताकि अगर कोई मैसेज आ रहा है तो दूसरी सिम के नेटवर्क के थ्रू मेरे पास वो आ व्हाट्सएप पे आ जाए। जाए। तो मैंने सिम परचेज़ किया। और उस दिन सुंदरकांड था, हमारे नेबर है उनके यहाँ पर। तो मैं बैठा हुआ था कि कब आए, क्योंकि शायद थोड़ा टाइम ही बचा था IPL का। हाँ, तो आपको डाउट लग रहा होगा डाउट कि लग यार रहा ये था। बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। हाँ। तो फिर उसी दिन रात को सुंदरकांड में बैठा था और मैसेज आता है कि आपका जो भी ट्रैवलिंग डेट्स हैं वो आपको सेंड करना है। तो उस टाइम पे लगा कि हाँ, अब मेरा हो गया है। सब लोग वेट कर रहे थे कि कब ऐसा कुछ अच्छा हो। मतलब क्या होता है ना कि आज भी मेरी फैमिली को पता नहीं है ठीक से कि मैं क्या करता हूँ। जब क्रिकेट खेल रहा होता था, जब भी पापा को इतना कुछ पता नहीं था, मम्मी को पता होता था, पापा को इतना समझ में नहीं आता है कि क्रिकेट में क्या है। तो आज भी उनको बस ये है कि कहीं पे अच्छी जगह काम कर रहा है। हम्म। तो ये चीज़ थी। हाँ, फैमिली को इतनी डिटेल्स में चीज़ें समझ में भी नहीं आती कई बार। बट वो जब वो मैसेज रिसीव हुआ तो वो खुशी मोमेंट, का ठिकाना नहीं रहा होगा। खुशी का ठिकाना। बट वो एक्साइटमेंट उस टाइम के लिए 5 मिनट के लिए था, फिर मैं नॉर्मल हो गया था। मतलब हाँ, ये कि हाँ, हो गया जो होना था, अब मेहनत करनी है, अब मेहनत अब और करनी मेहनत है। करनी है। हाँ। तो वो चीज़ से खुश तो हुआ था, बट थोड़े टाइम के लिए। बस तो ये था कि अब यहाँ से और कुछ करना है। विराट कोहली से आपका फर्स्ट इंटरेक्शन कब हुआ था?
जब मैं फर्स्ट टाइम बेंगलोर हम लोगों ने रिपोर्ट किया तो हमारा ये कैंप आईपीएल के पहले की बात है, जस्ट आपको जब कॉल आया था उसके बाद, या ये ये जो कैंप? मेन आईपीएल जो कैंप होता है हाँ 10 दिन हाँ पहले जो स्टार्ट होता है, हाँ। 10 to 15 दिन पहले कैंप स्टार्ट होता है। ओके। तो उस टाइम का मैं बता रहा हूँ। तो मैं जब बैंगलोर रिपोर्ट किया तो सब प्लेयर्स से मैं मिल लिया था, ऑलमोस्ट सब प्लेयर आ चुके थे। और जो विराट कोहली वो थोड़ा लेट आए थे, मैचेस चल रहे थे उस टाइम पे। तो बैंगलोर में हम लोग स्टेडियम में ड्रेसिंग रूम में बैठे थे। तो मैं बैठ के बस आया था और कुछ कर रहा था मैं अपने फ़ोन में, मतलब ऐसे बैठा था और फ़ोन चला रहा था। और मैंने फ़ोन चलाते हुए मतलब मेरे राइट में बैठे हुए थे वो, मैं फ़ोन चलाते हुए बस मैंने यूँ देखा और मैं वापस फ़ोन चलाने लग गया। और जैसे ही मैंने देखा कि मतलब मेरे नेक्स्ट जो सोफ़ा था, जो भी सीट थी, उसके पास में विराट कोहली धड़कन बैठे बड़ी हैं। होगी। मतलब मैंने देखा तो मतलब एक तो यकीन नहीं हो रहा था पहली बात तो, कि यार मैं इतने बड़े प्लेयर्स के साथ में यहाँ पर हूँ। तो जब मैंने देखा तो मैं वैसे ही खड़ा हो गया। और फिर मैंने जाके उनसे मतलब इंट्रोडक्शन दिया कि मैं भैया ये नाम है, मैं यहाँ से आया हूँ। तो मतलब उन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया था कि मतलब पूछा भी क्या करते हो, और बोले ठीक है अपन ग्राउंड पे मिलते हैं। मतलब जो फिर जब मैं उनसे मिला वहाँ पर तो जो एक रहता है ना कि पॉजिटिविटी, जो एक ऑरा होता है, वो वो एनर्जी से सुना था। भरे हुए, हाँ। बट जब वहाँ मैं था, फील किया, तो वो लग रहा था कि वो जो हम चीज़ें सुनते हैं वो है। वो सच में है। हाँ। पर कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि अरे विराट कोहली जो हैं, या विराट कोहली सर जो जितना एग्रेसिव है वो रियल लाइफ में उतना एग्रेसिव नहीं है। जैसे मैं उनसे पर्सनली मिला हूँ तो बहुत डाउन टू अर्थ, और बहुत हम जैसी बातें करते हैं वैसे ही वो भी बातें करते हैं, वैसे ही चिल मोड में रहते हैं वो। बहुत बहुत अच्छे इंसान है। मतलब एक अगर आप डेफिनेशन बोले ना कि अच्छा इंसान क्या होता है, तो उनसे सीख सकते हैं हम। मतलब डाउन टू अर्थ, आपको टाइम देना, आपसे बात करना, रिस्पेक्ट, सबको रिस्पेक्ट करना, वो सब चीज़ें हैं। मतलब एग्रेशन सिर्फ ग्राउंड पे है, बाहर वो बहुत अलग इंसान है। बाकी टीम मेंबर्स जो हैं उन सब में आपको एक टीम का माहौल बनाने के लिए सबसे मस्तीखोर और आरसीबी का एक बोलते हैं ना चुलबुला, जैसे इंडियन टीम के लिए जब चहल होते हैं तो चहल बहुत चुलबुले हैं, तो वैसी पर्सनालिटी कौन है? अगर मैं अभी की सीज़न की बात करूँ तो हमारी टीम में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट, हेड फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं जेम्स पाइपी, मतलब वो जो इंसान है वो टीम का माहौल बहुत लाइट रखते हैं। मतलब वो अलग एक कैरेक्टर है। वो कैसी भी सिचुएशन हो, टीम को बिल्कुल हंसी मजाक ये सब चीज़ों में रखते हैं। हम जब टीवी में देख रहे होते हैं चीज़ें, तो आरसीबी का माहौल बहुत अलग है। मतलब फैन बेस जो है आरसीबी का, वो बहुत ही अलग लेवल का है। इतने साल तक आईपीएल ना जीतने के बावजूद उनका फैन बेस जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब वो फैन फॉलोइंग अलग ही लेवल बढ़ रही है उनकी। तो इसका क्या रीज़न है? क्या आपको क्या लगता है कि यार किस कारण से इतना खतरनाक, मतलब लोग पागल हैं आईपीएल के लिए, आईपीएल में आरसीबी को देखने के लिए? मेनली तो जो विराट सर हैं वो, और उसके बाद जो वहाँ के जो फैंस हैं, सबसे ज़्यादा अगर मैं क्रेडिट दूंगा तो जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। अगर उन्होंने एक टीम को अगर हाथ पकड़ा है तो उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं। मेनली जो हमारे बेंगलोर के फैंस हैं वो बहुत लॉयल हैं। मतलब टीम कितना भी मतलब ख़राब पोजीशन में हो, अच्छा कर रही हो नहीं कर रही हो, बट वो हमेशा खड़े रहते हैं। सपोर्ट करते हैं हमेशा। वो उनको यही है कि हमारी टीम अच्छा खेले और कैसे उनको वापस चीयर अप कर सकें। ट्रॉफ़ी आना जीतना सब अलग बात है, बट जो ख़राब सिचुएशन में आपके साथ है तो उससे ईमानदार कोई नहीं हो सकता। तो जो आरसीबी के फैंस हैं उनका जो लॉयल्टी है वो नेक्स्ट लेवल है। भैया ये आरसीबी क्या ये पहले से सोच के रखती है कि शुरू में मैचेस हारेंगे और बाद में हम फिर लगातार जीत के क्वालिफाई करेंगे? ऐसा तो कोई भी टीम सोचती नहीं है। मतलब ये होता है कई बार कॉम्बिनेशन की बात हो जाती है, करेक्ट कई करेक्ट। बार हम लोग जो प्लान्स करते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, तो होता है कई बार। तो ऐसा कोई भी टीम सोचती नहीं है कभी। अच्छा, जैसे मैं जैसे धोनी का फ़ैन हूँ, तो धोनी से आपका इंटरेक्शन हुआ या फर्स्ट टाइम हुआ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मतलब ये कि म- मतलब जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो मैंने बताया था कि धोनी के कारण विकेट हाँ, कीपिंग और बैट्समैन आप तो बनना ये चाहते था थे। कि बस एक बार मिलना है, देखना है। हाथ तो कैसा है ये लगाना दूर की इंसान, कैसा बात है। है ये, मतलब जो थाला थाला लोग इतना पागल है जिस इंसान के पीछे, हाँ, वो रियल में पर्सनालिटी कैसी है? तो
उनको देखना था, उनसे मिलना था। तो हमारा मैच था चेन्नई से। तो बस ये था कि मैं नहीं, ऐसा हर कोई एक्साइटेड है। टीम में कितने भी लोग हैं, वो कितने ही बार मिल चुके हैं, बट उनसे मिलना है। तो मेरा भी यही था सेम कि मिलना है उनसे। तो पता था कि आज प्रैक्टिस सेशन है तो वो आएंगे। तो प्रैक्टिस पे हम लोग पहुँचे, वैसे ही मैंने बस देखा कि कहाँ है, पूरे ग्राउंड पे ढूंढा कि वो पर्सन कहाँ खड़ा है। तो वो ग्राउंड पे अलग ही दिख जाता है कहाँ खड़ा है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम पहुँचा तो मैं फटाफट ग्राउंड के अंदर गया, और वो जहाँ भी खड़े थे, सेंटर विकेट के पीछे खड़े थे, प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। तो वैसे ही मैं उनके पास गया। पहले तो डर लग रहा था कि जाऊँ या ना जाऊँ। मैंने बोला यार ठीक है, देखते हैं। मैं गया, वैसे ही जाके मैंने पैर छू लिए। और जब मैंने पैर छुए तो उन्होंने ये बोला कि अरे भाई पैर मत छुओ, हाथ मिलाओ। तो मतलब उनसे जब हाथ मिलाया तो मैंने 2 मिनट तक तो हाथ ही पकड़ के रखा। वो वो मोमेंट शायद एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा होगा कि यार हाँ मैं मतलब सच में खड़ा हूँ यहाँ पे। वो बोलते ना, काँप रहा था मैं। क्या बोलूँ ये समझ में नहीं आ रहा था, बस टच करके रखा हुआ था। बट उनका भी वही है कि उन्होंने इतने अच्छे से बात करी और सब कुछ पूछा, कहाँ से हो, क्या करते हो। पर उनका ऑरा कैसा है, मतलब वो उतने ही शांत हैं जितने दिखते हैं? मतलब आप जब उनके पास जाते हो ना, तो आप जब एक अच्छी जगह पे जाते हो, ठीक है, जैसे कि आप अगर मंदिर में जा रहे हो तो पॉजिटिविटी आपको दिखती है आसपास, आपको अच्छा लाइट फील होता है, तो वो इन लोगों के आसपास होता है। जैसे विराट भाई हो गए हैं, उसके बाद धोनी सर धोनी हो हो गए, गए। तो मतलब इनके आसपास पॉजिटिविटी बहुत होती है। तभी सारे प्लेयर्स इनके पास जाते हैं बात करने के लिए। और ये गाइड भी बहुत अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है या कुछ भी है, प्रॉपर आपको टाइम देते हैं। द ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रखते हैं। बहुत अच्छा। ये एक एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें आरसीबी ने शायद चेन्नई को हराया था। लास्ट मैच ही था, क्वालिफाइंग राउंड का मैच था। तो वो बहुत कंट्रोवर्सी चली थी कि धोनी बिना हाथ मिलाए चले गए, धोनी सर बिना हाथ मिलाए चले गए। मतलब क्या होता है ना कि मैच जीतने के बाद एक टीम सेलिब्रेट कर रही होती है, तो उस टाइम पे सब हाथ मिलाने आ रहे थे, चेन्नई की टीम। और माही भाई वापस चले गए थे क्योंकि उनके पैर में ऑलरेडी हाँ, इंजरी था। वो ऑलरेडी तो दिक्कत। वो वापस ड्रेसिंग रूम में चले गए थे। और जब वो वापस गए थे, तो जब टीमें ऊपर जाती है तो क्या होता है ना, सोशल मीडिया का काम क्या होता है कि नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाना। करेक्ट। तो वो किसी रीज़न से वापस गए थे, बट ड्रेसिंग रूम में सब प्लेयर्स से मिले थे, सबसे मिले थे। तो सोशल मीडिया का काम होता है नेगेटिविटी। नहीं, हम लोगों के माइंड में क्लियर करना चाहते हैं कि हम जो दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। सब प्लेयर आपस में बहुत अच्छे से घुल मिल के रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अच्छा, हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि जितना भी प्लेयर्स का या स्टाफ का जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या अलग होता है, या हर टीम अपने प्लेयर्स को सेम, प्लेयर्स और स्टाफ को सेम ट्रीटमेंट देती है? जहाँ तक मैं बात करूँ हमारी फ्रेंचाइजी की, आरसीबी की, तो जो ट्रीटमेंट है सबको इक्वल मिलता है। मतलब जैसे प्लेयर्स को ट्रीट किया जाता है, वैसे ही अदर जो स्टाफ होता है उनको भी वैसे ट्रीट किया जाता है। और टीम का माहौल बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिविटी होती है। तो सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, कुछ भी अलग नहीं है। तो एक बेसिक एक आईपीएल टीम में अगर स्टाफ और कोचिंग स्टाफ की बात करूँ तो कितने लोग मिलके एक स्टाफ, मतलब कितने लोग रहते हैं, कितने मेंबर्स रहते हैं स्टाफ में? अगर देखा जाए तो प्लेयर्स और सभी कोचिंग स्टाफ को मिला के करीब 50, 60 और मे बी 70 तक का पूरा ग्रुप होता है। दोस्तों, 15 प्लेयरों को अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए इतने लोग मेहनत करते हैं पीछे, जो शायद सामने नहीं आ पाते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों को लाने की, उनको सामने लाने की, उनकी मेहनत को दिखाने की। और आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, तो हम और भी ऐसे गेस्ट को लाते रहेंगे। अब हम कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा इसके एजुकेशन की तरफ, कि रोबोम बॉलिंग और साइड आर्म बॉलिंग कैसे इसमें करियर बनाया जा सकता है, ये इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे इन चीज़ों को अप्लाई करके आप खुद से भी सीख सकते हैं, और कैसे इसमें ग्रो कर सकते हैं, ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, वो समझ पाए कि हाँ, अगर मैं क्रिकेट छोड़ भी देता हूँ या छूट रहा है मेरा क्रिकेट, तो मैं इसको एज अ करियर ऑप्शन मैं इसको एज अ करियर ऑप्शन चुन सकता हूँ और इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। मेनली जो साइड आर्म स्पेशलिस्ट होते हैं उसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की नीड नहीं होती। सबसे पहले तो कोई भी कर सकता है, जो क्वालिफाइड है वो भी और जो नहीं है वो भी। तो मेनली इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको इससे बॉल रिलीज़ करना सीखना पड़ता है, जो साइड आर्म होता है, ठीक है।
उसके बाद आजकल क्या हो गया है कि हर स्टेट लेवल में, हर डिवीज़न पे और हर स्टेट की लीग्स वगैरह होती है। तो कहीं न कहीं हर जगह पर बैट्समैन की प्रैक्टिस के लिए थोड़ा स्पेशलिस्ट की नीड होती है। क्योंकि जो बॉलर्स होते हैं, बॉलर्स का एक प्रैक्टिस का टाइम होता है, क्योंकि उनको भी रिकवर करना है फास्ट बॉलर्स को। तो वो अपना बॉलिंग करते हैं स्पेसिफिक, उनको किस एरिया पे काम करना है। बट अगर बैट्समैन को लंबा काम करना है तो उसके लिए साइड आर्म स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बैट्समैन को पता होता है कि उसको उसका कौन सा पॉइंट वीक है। तो साइड आर्म स्पेशलिस्ट का काम होता है कि जो बैट्समैन का वीक पॉइंट है या उसे जहाँ पर बॉल्स खेलना है, तो वो काम साइड आर्म स्पेशलिस्ट करता है। मैं थोड़ा ऑडियंस के लिए इसको आसान करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सरल शब्दों में समझा दें कि पर्टिकुलर कोई बैट्समैन है, अ, उसका पर्टिकुलर कोई शॉट है जिस पे वो खेल नहीं पा रहा है, तो उसमें आप बेसिकली आप उसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, उसी स्किल सेट को आप बढ़ाने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कोई बैट्समैन है, उसको शॉर्ट पिच बॉल पे प्रॉब्लम हो रहा है शॉट्स खेलने में, तो जो साइड आर्म स्पेशलिस्ट होता है वो कंटिन्यू शॉर्ट बॉल्स को फीड करता है। तो वो उसके ऊपर फिर अपने शॉट्स को रेडी करता है। अब जैसे किसी को शॉर्ट बॉल पे प्रॉब्लम है, किसी को ड्राइव करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो जो साइड आर्म स्पेशलिस्ट होता है वो कंटिन्यू उस एरिया में बॉल को फिट करता है और वो अपने शॉट्स को बैट्समैन खेलता है। तो वहाँ से फिर वो कहीं ना कहीं अपने जो भी वीक पॉइंट्स हैं, जो भी करेक्शन करना चाहता है वो कर पाता है। तो बेसिकली बैट्समैन को जहाँ जहाँ, अच्छा ये साइड आर्म पहले शायद इतने नहीं हुआ करते थे टीम के साथ में। रघु सर काफ़ी टाइम से हाँ, इंडिया टीम के साथ में हैं। उसके पहले शायद इंडिया टीम में साइड आर्म स्पेशलिस्ट नहीं, रघु सर 2012 से टीम के साथ में 12 हैं से साथ में। और उसके बाद उन्होंने करना स्टार्ट किया था साइड आर्म। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो, जैसे कि आपने इंटरव्यूज़ में भी सुना होगा, विराट कोहली सर ने बोला भी है कि अगर इंडिया का बैटिंग फास्ट बॉलिंग पे इम्प्रूव हुआ है तो उसका क्रेडिट साइड आर्म स्पेशलिस्ट को जाता है। क्योंकि वो आपको एक कंटिन्यू, आपको जो भी स्पीड चाहिए होती है उस पर बॉल फिट करता है। तो जब आपको मैच में जब फास्ट बॉलर्स बॉल डाल रहे हो तो आपको इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यू अब इसकी जो डिमांड है वो आने वाले बढ़ती टाइम जा में रही है बढ़ती जा रही क्योंकि है। प्राइवेट लीग्स भी हो रहे हैं बहुत सारे। हाँ, मतलब कंटिन्यू साल भर आप 12 महीने क्रिकेट चलता है, कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रहती है। और जब आप क्लब लेवल पे भी देखें तो आजकल जो भी बैट्समैन हैं उनको भी नीड होती है इन चीज़ों होती की हैं। है। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा था रघु सर को ट्रॉफ़ी उठाते हुए देखकर, कि और टीम को देखकर भी कि टीम ने उनको ट्रॉफ़ी दी, उन्होंने ट्रॉफ़ी लिफ्ट की। क्योंकि बहुत कम होता है, या पहले शायद इतना हुआ नहीं है, या सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को पता नहीं होता था कि कितने लोग होते हैं जो इन 11 या 15 प्लेयर्स को बनाने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। पूरी लाइफ वो भी डेडिकेट कर देते हैं क्रिकेट को। बिल्कुल। तो आप साइड आर्म पिक करके एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं किस तरह से? तो ये साइड आर्म होता है और ये जो कप होता है इसके अंदर हम लोग बॉल को फिट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नंबर्स होते हैं 1 to 9, ओके, 1 to 9 नंबर्स होते हैं। तो यहाँ से हम एडजस्ट करके, जैसे 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 कि हमने इसको नंबर 6 पे सेट किया है, ठीक है। तो नंबर 6 पे अगर हमको बॉल फिट करना है तो ये फुल लेंथ ओवर पिच बॉल डलता है। और जैसे जैसे हम लोग नंबर्स कम करते जाएंगे, लाइक 5 4 3 2 1, तो यहाँ पर उसके हिसाब से बॉल शॉर्ट होते जाता है। तो आप जो भी नंबर एडजस्ट, आपको जो भी बॉल पिच करना है जिस भी लेंथ पर, तो यहाँ से आप कप को एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा नीड है वो होता है कि आपको बैट्समैन से बात करना है कि उसकी डिमांड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो उस हिसाब से आपको बॉल फिट करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप जब इससे बॉल करते हैं तो स्पीड भी आप जनरेट कर सकते हैं, बट मेनली इसमें काम होता है एक्यूरेसी का। तो एक्यूरेट फेंकने के लिए आपको प्रैक्टिस की नीड होती है और उसके बाद में फिर आप नंबर एडजस्ट करके जो आपकी लेंथ होती है, स्पीड होती है, वो जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास बॉल है, तो जैसे कि ही फास्ट बॉलर बॉल को ग्रिप करता है वैसे ही हम बॉल को इसके अंदर फिट करते हैं और उस अकॉर्डिंग फिर हमको इस साइड आर्म से बॉल को कहाँ पर पिच करवाना है, कौन सा स्विंग करवाना है, वो हम लोग इसकी हेल्प से कर सकते हैं। तो मेनली ये होता है कि सबसे पहले तो आपको इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। ये इतना इजी नहीं है जितना दिखता है। तो क्या होता है कि जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपको कहाँ बॉल पिच करना है, किस रिलीज़ पॉइंट से बॉल को डालना है। तो मेनली जो साइड आर्म का काम होता है या साइड आर्म स्पेशलिस्ट का काम होता है वो बैट्समैन को कॉन्फिडेंस देना। हमारा काम होता है कि हम लोग, जो बैट्समैन हम लोगों से डिमांड कर रहा है, वो हम लोग उस पर फुलफ़िल कर पाएँ। पेस
जो होता है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है, बट वो सेकेंडरी होता है। मेनली होता है कि आप कहाँ पर बॉल पिच करके बैट्समैन की डिमांड है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, ताकि बैट्समैन को कॉन्फिडेंस आ पाए। जैसे आपने डिटेल में पूरा हमें समझाया कि यार किस तरह से साइड आर्म बॉलिंग की जाती है या बैट्समैन किस तरह से उसको सीरियस लेने लगे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूव होती है एक बैट्समैन में साइड आर्म बॉलर की वजह से? मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे जो साइड आर्म है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और मेनली ये बैट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम बात करें कि बैट्समैन की प्रैक्टिस, तो जब बैट्समैन प्रैक्टिस कर रहा होता है तो नेट्स पे उसको बॉलर्स फीड कर रहे होते हैं बॉल, बट बॉलर्स का भी एक एम होता है कि उन्हें क्या काम करना है। तो जो बैट्समैन होते हैं वो अपना स्पेसिफिक काम नहीं कर पाते, तो उनके स्पेसिफिक काम को करने के लिए हेल्प करता है थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट या साइड आर्म या फ्लिकर। तो ठीक है, अब जैसे किसी बैट्समैन को कहीं भी प्रॉब्लम है, लाइक शॉर्ट बॉल पे उसको प्रॉब्लम हो रहा है, कट शॉट मारने में प्रॉब्लम हो रहा है, पुल शॉट मारने में प्रॉब्लम हो रहा है, या ऊपर के जो बॉल होते हैं गुड लेंथ के ड्राइव्स करने में, तो वो काम करता है साइड आर्म स्पेशलिस्ट। तो साइड आर्म स्पेशलिस्ट का मेन काम होता है कि वो उस एरिया में बॉल फिट करे जहाँ पर बैट्समैन की रिक्वायरमेंट है, तो बैट्समैन का वहाँ से फ्लो इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जैसे कि हम इस साइड आर्म से नॉर्मल बॉल तो डाल ही पाते हैं, जैसे कि सेम बॉल को इस तरीके से हमने कप में डाला है, ठीक है, और इसको रिलीज़ करेंगे तो ये प्रॉपर जिस भी साइड शाइन होगा, जब रिवर्स करवाते हैं रिवर्स स्विंग, तो जिस साइड शाइन होता है बॉल उधर मूव करता है, जब नया बॉल होता है तो अपोजिट साइड में स्विंग करता है। तो बट क्या होता है कि आज का क्रिकेट बहुत चेंज हो रहा है, फास्ट हो रहा है। लाइक अगर हम बात करें T20 क्रिकेट की, तो T20 क्रिकेट में कटर बॉल, बैक एंड डिलीवरीज, ठीक है, स्लोअर बॉल्स, ये भी बॉल्स डालते हैं। तो इस साइड आर्म की हेल्प से हम लोग वो वेरिएशंस भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको कटर डालना है तो हम लोग इसको, जैसे कि अगर कोई लेफ्ट आर्म कटर डाल रहा है, ठीक है, तो उसका रिस्ट ऐसे रोल होता है, तो हम लोग साइड आर्म को भी वैसे रोल करके वो बॉल वहाँ पर डाल सकते हैं। या कोई बॉलर बैक एंड डिलीवरी डालता है तो उसका रिस्ट इस तरीके से रोल होता है, ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम लोग बैक एंड डिलीवरी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर जो साइड आर्म होता है, काफ़ी वेरिएशंस हम कर सकते हैं, बट उसके लिए प्रैक्टिस की नीड होती है। तो आज के टाइम में अगर हमको बैट्समैन को और उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ानी है, उसके शॉट्स की क्वालिटीज़ को और बढ़ाना है, तो जो साइड आर्म स्पेशलिस्ट होते हैं वो ये वेरिएशन करके भी बैट्समैन की हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो साइड आर्म है आज के टाइम में बैट्समैन के लिए बहुत यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। अगर आपके पास वेरिएशंस हैं, आपके पास एक्यूरेसी है, तो आप किसी भी बैट्समैन की बहुत अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर मैं थ्योरेटिकल आपको नॉलेज दे सकता हूँ, बट क्या होता है कि जब आप प्रैक्टिकली ग्राउंड पे होते हैं तो उसके लिए आपको गाइडेंस की नीड होती है। तो जैसे कि हम लोगों की बात हुई कि वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने की, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ कि कैसे आप अलग अलग वेरिएशंस डाल के अपनी जो भी स्किल है उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दीपेश भाई, आपने इतना अच्छे से हमें सरल भाषा में एक्सप्लेन किया कि साइड आर्म बॉलिंग होती कैसे है और कैसे किया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी डिटेल में चाहिए हो तो हम वर्कशॉप की डिटेल्स लिंक में नीचे डाल देंगे। आप लोग जाके लिंक्स पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं और दीपेश भाई की वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। तो दीपेश भाई, अभी हम थोड़ा-सा ऑडियंस के लिए ये जानना चाहेंगे कि इसमें करियर ऑप्शन कैसे, मतलब एक अगर किसी को इसमें करियर बनाना है, तो वो क्या पाथ चूज़ करे या कैसे इसमें एंट्री ले, या उसे स्टार्ट कैसे करना चाहिए किसी को, और या समझ में कैसे आएगा कि हाँ, मैं ये जैसे साइड आर्म बॉलिंग कर सकता हूँ, ये रियलाइजेशन कैसे होगा उसे? अगर देखा जाए तो कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से ही बनती है। अगर आप इसको करना चाहते हैं, अपनी लाइफ इसमें करियर बनाना चाहते हो, सबसे पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। काफ़ी आपको बैट्समैनों को बॉल फिट करना पड़ेगा कि आप इतने एक्यूरेट हो चुके हैं कि आप बैट्समैन को इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, क्योंकि ये जितना बेनिफिशियल है उतना कहीं ना कहीं ये बैट्समैन को प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि अगर आप सही जगह पे बॉल फिट नहीं कर पाते हो तो बैट्समैन के इंजर्ड होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। पर इससे खुद के इंजर्ड होने के भी चांसेस ज़्यादा है। बिल्कुल, अगर एज ए थ्रो डाउन स्पेशलिस्ट अगर आपको काम करना है तो आपका फिटनेस लेवल एक फास्ट बॉलर की तरह होना चाहिए, क्योंकि इसमें कंधे का और पूरी बॉडी का यूज़ होता है। तो अगर आप फिज़िकली स्ट्रांग नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी इंजरी के चांसेस हैं। जैसे कि अगर आप कंटिन्यू बॉल डालते हैं तो आपके शोल्डर का जो रोटेटर कफ होता है वो कहीं ना कहीं इंजर्ड हो सकता है, और इसमें रोटेशन का मूवमेंट होता है तो आपके ऑब्लिक्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और
अलग अलग पार्ट जो भी बॉलिंग में जो फास्ट बॉलर के लिए यूज़ होता है, तो वहाँ पर आपको इंजरी हो सकती है अगर आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। नहीं, जैसे आप तो फास्ट बॉलर रहे हैं तो आपके लिए ये करियर बहुत और साइड आर्म बॉलिंग चूज़ करना बहुत ही सही डिसीजन रहा। लेकिन जो पेस बॉलर नहीं है, लेकिन वो इसे करियर बनाना चाहते हैं, वो कैसे एंट्री लें, या उन्हें क्या फ़िटनेस पे ध्यान देना चाहिए, या उन्हें क्या एक्सरसाइज़ या क्या अलग से ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे वो इंजर्ड ना हो और इसको कंटिन्यू कर सकें? जैसे कि मैं ज़्यादातर जो मेरा रूटीन होता है, मैं मोबिलिटी को बहुत फॉलो करता हूँ, क्योंकि आपका मसल जब मोबिलाइज है, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आपका रेंज प्रॉपर आ रहा है, तो इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं जितना ज़्यादा होता है अपने आप के लिए टाइम निकाल कर मोबिलिटी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पूरा एक प्रॉपर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसको फॉलो करता हूँ। तो मेरी इंजरी के चांसेस वहाँ पर बहुत कम हो जाते कम हो हैं। जाते हैं। जी। और इसमें करियर कैसे आगे बनाया जा सकता है? कैसे अगर पिच किया जा सकता है लोगों को? अगर आपको करियर बनाना है तो सबसे पहले आपको ये क्लब लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा कि क्लब लेवल पे जो बैट्समैन होते हैं, ठीक है, उन्हें आप कंटिन्यू प्रैक्टिस दें सबसे पहले तो। उसके बाद में अगर आप वहाँ पर अच्छा करते हैं क्लब लेवल के प्लेयर्स के साथ में, तो फिर आप कहीं न कहीं अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको अदर जो स्टेट लेवल प्लेयर्स होते हैं वो अप्रोच करेंगे, और अगर आप वहाँ पर अच्छा काम करते हैं तो कहीं न कहीं आप स्टेट लेवल के लिए जब भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो आप जो भी उनके फॉर्म होते हैं वो फिल कर सकते हैं। या हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लेयर जो स्टेट टीम के लिए खेल रहे होते हैं, वो आपके लिए बोल देते हैं। तो आप वहाँ पर पार्ट टाइम आपका जो भी जॉब लग सकता है या आपका सिलेक्शन हो सकता है। जब आप वहाँ पर अच्छा कंटिन्यू करेंगे, तो कहीं न कहीं ऊपर लेवल जो होते हैं, अगर आप एक सीढ़ी चढ़ते हैं, तो वहाँ से आपकी दूसरी सीढ़ी के रास्ते खुल जाते हैं। तो सबसे पहले क्लब लेवल पे जो प्लेयर्स है, फिर उसके बाद जो स्टेट लेवल है, और उसके बाद फिर आप कंटिन्यू अगर अच्छा करेंगे, तो अपने आप आपके रास्ते खुलते जाते हैं। तो आज के टाइम पे ये कोचेज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर कोई बैटिंग कोच है, तो वो भी साइड आर्म का यूज़ कर रहे हैं। बट कहीं न कहीं इसके जो प्रोफ़ेशनल लोग होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, हम कंटिन्यू इस पे काम कर सकते हैं। अगर हमको कोई बोले कि दिन भर बॉल डालना है, तो हम लोग दिन भर बॉल डाल सकते हैं, क्योंकि और आप प्रैक्टिस ही उसी चीज़ की कर प्रैक्टिस रहे हैं। उस चीज़ की कर रहे हैं। तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आपको इसके लिए करियर बनाना है, तो सबसे पहले तो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। बॉल डालने की एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपको बैट्समैन के साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो मेनली बैट्समैन को जो नीड है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। दीपेश भाई, अभी ये तो पैशन की बात हो गई, आपका पैशन था क्रिकेट को लेकर और हम सभी का रहता है। लेकिन पैशन से ही सिर्फ पेट नहीं पलता है, तो मॉनेटरी टर्म में मैं बात करना चाहूँगा, क्या मॉनेटरी टर्म में भी ये बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जब आप किसी भी स्टेट टीम के साथ या किसी भी आईपीएल टीम के साथ काम करते हैं, तो काफ़ी अच्छा आपका वहाँ पर पे स्केल होता है। तो इसमें आप आपका करियर बना सकते हैं, और काफ़ी अच्छा इसमें आपको जो अमाउंट होता है वो मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको इसका बेसिक कोर्स समझना है या बेसिक चीज़ें समझना है, तो इसका एक हमारा छोटा सा वीडियो कोर्स भी है। वो आप नीचे लिंक में देख सकते हैं जाके, और समझ सकते हैं कि ये करियर ऑप्शन आपके लिए है या नहीं है। उसी के बाद मतलब हम लोग तो उसी के बाद सजेस्ट करेंगे कि आप वर्कशॉप में आएँ। पहले आप छोटे वीडियो कोर्स को देख के समझ लें कि ये चीज़ आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। तो दीपेश भाई, बहुत अच्छा लगा आप आए और आपने हमें डिटेल में इस रोबोम स्टिक के बारे में बताया, इसके करियर ऑप्शंस के बारे में बताया, धोनी के बारे में बताया, विराट के बारे में बताया। और अभी हम लोग थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आप यूथ को क्या, मतलब आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे, या क्या आपसे क्या इंस्पिरेशन ले? मैं तो सबसे पहले एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज के टाइम में सब लोगों को शॉर्टकट ज़्यादा दिखता है। तो अगर आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं और कहीं भी किसी भी जगह पे पहुंच रहे हैं, तो वो शॉर्टकट आपको एक शॉर्ट टर्म तक रखेगा। बट अगर आपने लाइफ में हार्ड वर्क किया है, तो जब आप जिस जगह जाना चाहते हैं उस जगह से आपको कोई नहीं ला सकता। तो मेरा एक ही लाइफ का जो रूल है, हार्ड वर्क, ओनली हार्ड वर्क। जैसे कि क्रिकेट में देखा जाता है, तो हम लोग सिर्फ क्रिकेट प्लेयर्स को देखते हैं, बट इसमें और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि सपोर्टिंग स्टाफ में काफ़ी लोग होते हैं, कोचेज़ होते हैं, कोचेज़ में भी डिफरेंट डिफरेंट कोचेज़ होते हैं, बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, और उनके साथ काम करने वाले लोग हैं वीडियो एनालिस्ट, ठीक है।
उसके बाद होते हैं जो आपका मेडिकल डिपार्टमेंट देखते हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर्स के साथ होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के साथ होते हैं मैशर्स, मसाज जो करते हैं। तो एक ये पूरा सर्कल चलता है। तो अगर हम लोग क्रिकेट में देखें तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। और आप लोग क्रिकेट के बाद में जब भी क्रिकेट कोई प्लेयर छोड़ता है या कोई क्रिकेट में करियर बनाना चाहता है तो बहुत सारे ऑप्शंस है। हाँ, जैसे कमेंट्री हो गई, स्कोरिंग हो गई। कमेंट्री, एम्पायरिंग में भी रेफरीज भी होते हैं साथ में, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्लस उसके साथ में आपको प्रॉपर एक मेंटोर, एक गाइड होना चाहिए। तो मेरे इस करियर में जो मैंने क्रिकेट की जो जर्नी स्टार्ट करी थी कोचिंग में, मिस्टर अमय खुरासिया जो कि लेवल सी कोच हैं, जो कि इंडिया में काफ़ी कम हैं और एक्स इंडियन प्लेयर भी हैं। तो उन्होंने काफ़ी मुझे इसमें गाइड किया और काफ़ी हेल्प करी है मेरी इसमें। इस उन्होंने प्लेयर्स तो काफ़ी इंटरनेशनल निकाले हैं, बट मैं एमपी का पहला रोबोआर्म स्पेशलिस्ट हूँ जो आईपीएल में किसी टीम के साथ काम कर रहा है, और मैं फर्स्ट प्रोफेशनल साइड आर्म स्पेशलिस्ट हूँ एमपी से। तो इसमें जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा तो मिस्टर अमय खुरासिया हैं। उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है मुझे इस जर्नी में। तो दीपेश भाई, यहाँ तक हमने जर्नी समझी, साइड आर्म बॉलिंग के बारे में सीखा समझा, आरसीबी के बारे में समझा सीखा। अभी आपका फ्यूचर गोल क्या है? आपने सोचा है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, या आपका एक फाइनल गोल होता है ना कि ये तो एटलीस्ट करना ही है लाइफ में, जब तक क्रिकेट खेलूंगा या क्रिकेट के साथ रहूँगा तो ये चीज़ तो करनी है। मतलब जैसे कि मैं अभी साइड आर्म स्पेशलिस्ट हूँ, तो मुझे हर किसी का सपना होता है कि अपनी कंट्री के लिए कुछ करना। तो मेरा ड्रीम है कि अपनी कंट्री के लिए मैं काम करूँ और जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि जहाँ से मेरी कंट्री बाकी कंट्री से ऊपर दिखे। तो मेरा नेक्स्ट जो एम है, जो सपना है, वो यही है कि मैं इंडियन टीम के लिए काम करूँ। तो आप इंडियन टीम के साथ काम करना चाहते हैं और कंट्रीब्यूट करना हाँ, चाहते हैं। ये मेरा सपना है और उसके लिए जितनी मेहनत हो सकती है वो मैं करूँगा। नहीं नहीं, हम सब की तरफ से बेस्ट विशेष हैं आपको। तो दोस्तों, ये शो आपको कैसा लगा? क्या क्या आपने सीखा? या आप पे और आप क्या क्या सीखना चाहते हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। क्योंकि हम लोगों को तो बहुत मज़ा आया बातचीत करने में, और हम कोशिश करेंगे हम दीपेश भाई को दोबारा ला सके इस शो में। और अगर आप पर्सनली उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने लिंक दी हुई है, आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए और हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और मैं भी थैंक यू बोलना चाहूँगा शुभम भाई को, क्योंकि जब मैं अपने स्टार्टिंग फेज़ में था थ्रो डाउन के, तो जो नॉलेज मैं लेना चाहता था वो कहीं से मुझे मिल नहीं पा रहा था। बट आज ये शो जो यहाँ पर हुआ है, इसके थ्रू मैं आप लोगों को नॉलेज दे सकता हूँ, क्योंकि जो मुझे नहीं मिल पाया मैं वो बाकी लोगों को दे सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच शुभम भाई। थैंक यू सो मच। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और हम चाहते हैं कि जैसे मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ जिसने क्रिकेट को छोड़ दिया था और कुछ करना चाहता था क्रिकेट में। तो मैं अपना कंट्रीब्यूशन इस तरह से कर रहा हूँ। और अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं और मन में है कि यार क्रिकेट को लेकर कुछ करना है, तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, और हम वो करियर ऑप्शंस आपके सामने लाते रहेंगे। और हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए ये पॉडकास्ट लाइक करें, शेयर करें। तो क्रिकेट वासियों, अगर आप शो में यहाँ तक आ चुके हैं तो आई होप शो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। हम लोगों ने हमारी साइड से बहुत सारी वैल्यू देने की कोशिश की है और वो आप तक पहुँची होंगी। जैसा कि मैंने शो के स्टार्ट में आप लोगों को बोला था, हमारे क्रिकेट वासियों के लिए हम 2 सरप्राइज़ लेके आए हैं। एक सरप्राइज़ मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। हम लोग हमारे क्रिकेट वासियों के लिए छोटा सा वीडियो कोर्स लेके आ रहे हैं, और साथ में एक वर्कशॉप। और दोस्तों, आप लोग भी अगर रोबोम बॉलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें। दूसरा सरप्राइज़ ये है कि पॉडकास्ट के एंड में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका जवाब आपको इसी पॉडकास्ट में मिलेगा। अगर आपने पॉडकास्ट ध्यान से सुना है तो आप जवाब ज़रूर दे पाएंगे। जवाब देने के लिए कमेंट सेक्शन में #क्रिकेट की बैठक लिखें और अपना जवाब टाइप करिए। सही जवाब देने वाले 3 लकी विनर्स को हमारी टीम चूज़ करेगी और उन्हें क्रिकेट की बैठक की तरफ से एक गिव अवे दिया जाएगा। तो दोस्तों, सवाल ये है कि कौन सा ऐसा आरसीबी का एक प्लेयर है जो दीपेश शर्मा का बचपन का दोस्त भी है और अभी भी आरसीबी टीम का हिस्सा है। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट करना शुरू कर दूँ, क्योंकि सिर्फ 3 लकी विनर्स चूज़ किए जाएंगे। तो बाकी की डिटेल्स जानने के लिए आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पॉडकास्ट देखने के लिए थैंक यू सो मच।
और आई होप हमने जो वैल्यू और जो फीलिंग देने की कोशिश की है इस पॉडकास्ट के थ्रू वो आप तक पहुंची होगी, और अगर पहुंची है तो इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम लोग और भी ऐसे गेस्ट और ऐसे नई नई करियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ क्रिकेट की बैठक में। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। धन्यवाद।